थैंक यू। सागर भाई। ओके, थैंक यू कमलकर जी। ओके, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। थैंक यू संजना। हो सके तो प्लीज़ कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके, कल को लेके कोई क्वेश्चन किसी के पास है तो, जितना हमने कल किया उससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन अगर है। प्रियंका बता दीजिए। आपने अटेंड नहीं किया था कमल जी? कल डे 1 था ना कमलाकर जी, आप थे कल? हाँ, यस मैम था। ओके ओके, तो कल को लेके कोई क्वेश्चन है आपके मन में? नहीं। ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अरे एकस कैसा है? मिगेल ओके, ऑफ पावर ऑफ द मुझे। म्यूट कर लीजिए, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। चलिए, आज डे 2 है। आज हम समझेंगे कि जो प्लैनेट्स हैं उनके फ्रेंड्स भी होते हैं और एनिमीज भी होते हैं। तो उसको वो कौन से फ्रेंड्स एनिमी हैं, कौन से दोस्त हैं, कौन दुश्मन है, आज हम समझेंगे। देखिए, जैसे शुक्र है और जुपिटर है, ये एक देव गुरु में आते हैं, एक दानव गुरु में आते हैं। ये दो पार्टीज हैं, पार्टी ए पार्टी बी, इसको ऐसे समझ सकते हैं हम। जैसे जुपिटर है तो जुपिटर के जो मित्र हैं वो कौन से होंगे? जुपिटर का जो फ्रेंड होगा वो सन होगा, मून होगा, देन मंगल होगा। अब पार्टी जो बी है, एनिमी वाली, जो ये देव गुरु हैं, जैसे शुक्र है दानव गुरु, तो इनके अंडर आते हैं राहु, केतु और शनि। बुध को, मरकरी को सम माना गया है। मतलब मरकरी जैसे सूर्य के साथ हो तो भी शुभ माना जाता है, शनि के साथ हो तो भी सम रिजल्ट देता है। तो उस प्रॉपर उसको हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ दुश्मन है। गुरु जो है, जुपिटर जो है, देवगुरु की कैटेगरी में जो आते हैं, इनके अंडर सूर्य, चंद्र और मंगल आएंगे। बुध भी आएगा, लेकिन बुध दानव गुरु की कैटेगरी में भी आता है। ठीक है। अब हम जैसे हमने कल पढ़ा था कि 12 राशियां होती हैं। ठीक है, 12 राशियों के लॉर्ड भी होते हैं, मतलब उनको एक एक लॉर्ड बनाया गया है। 12 राशि, जैसे जो भी हाउस में कोई भी राशि होगी, वो राशि के अपने एट्रीब्यूट्स के तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, लेकिन जिस राशि का लॉर्ड होगा उसके रिजल्ट्स भी आएंगे। इसको हम एक तरीके से प्लेन चार्ट से समझते हैं। ये मैंने राशि के लॉर्ड लॉर्ड बताए थे आपको। ये बड़ा मैंने चार्ट, ये खुद मैंने सर्च करके ना ऐसे बनाया था, बहुत इजी वे में। जैसे ये 12 राशियां हैं, तो 12 राशियां मतलब जैसे हमें ये याद रखना है कि फर्स्ट नंबर राशि जैसे एरीज है, तो एरीज का जो लॉर्ड है वो है मंगल, लेकिन 8th राशि का लॉर्ड भी मंगल है। इसको मैं इस तरीके से, जैसे इसको ऐसे समझिए, फर्स्ट और 8 राशि का लॉर्ड जो होगा मंगल होगा। देन सेकंड और 7th राशि का जो लॉर्ड होगा वो वीनस होगा। देन थर्ड और 6th राशि का जो लॉर्ड होगा वो मरकरी होगा। फोर्थ और 5th राशि के सिर्फ एक ही लॉर्ड होता है। फोर्थ राशि का लॉर्ड, कर्क राशि का लॉर्ड चंद्रमा होगा, लियो का सूर्य होगा। ऐसे ही इसको ये याद करना बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि अगर हम 12 राशियों को गिनेंगे, एक एक करके याद करेंगे, तो ये मैंने इस चार्ट को इस तरीके से बनाया था कि ताकि समझने में आसानी हो। अब जैसे 9th और 12th राशि है, उसका लॉर्ड जुपिटर होगा।
ठीक है, गुरु होगा। जैसे 10th और 11th राशि का लॉर्ड शनि होगा। आप इसको बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। एक सेकेंड, किसी को शायद ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है। एक सेकेंड। तो यहाँ तक समझ आया सबको? 12 राशियां हैं, 12 राशियां के अपने अपने लॉर्ड हैं। इजी भाषा में कहें तो पहले से 8 नंबर की राशि को अगर हम काउंट करेंगे तो मंगल उसका लॉर्ड होगा। 2 से 7 तक की शुक्र होगा। 3 से 6 बुध होगा। देन 4th राशि का लॉर्ड चंद्रमा है। 5th का लॉर्ड सूर्य है। देन 9 टू 12 इन दोनों राशियों के लॉर्ड गुरु होंगे, जुपिटर। देन 10th और 11th राशि के लॉर्ड शनि होंगे। यहां तक समझ आया सबको? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किसी को पूछना है तो? इसका मतलब समझ आ गया। ठीक है, अब हम एक प्लेन चार्ट को लेते हैं। हम्म, मान लीजिए यहाँ पे ये काल पुरुष कुंडली है, जैसे कल हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट मतलब ये हमारा फर्स्ट हाउस है। इस पे राशि कोई भी हो सकती है। अगर किसी ने 4 बजे जन्म लिया है तो हो सकता है उस टाइम पे जो लगन चल रहा हो वो 7 नंबर चल रहा हो। यहाँ पे तो किसी का 7 नंबर भी लिखा हो सकता है, किसी का 9 नंबर भी लिखा हो सकता है। तो हमने ये हाउस जो है, ये हम लगन लगन है, असेंडेड है, ये हम है। हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, हमारी सोच कैसी होगी, हमारी लाइफ कैसी होगी, ये हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। मैंने कल बताया था। अब जैसे यहाँ पे 7 नंबर राशि आ जाती है तो 7 नंबर राशि का लॉर्ड क्या था? वीनस। फिर उसको देखा जाएगा कि वीनस की प्लेसमेंट कहाँ पे है। वीनस यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, कहाँ बैठा है। इसमें हम ये भी समझेंगे कि इसमें अच्छे घर कौन से हैं, बुरे घर कौन से हैं। जैसे ये 12 घर है, ठीक है। लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये चीज बताई गई है कि जो लगन का लॉर्ड जहां भी बैठा होगा वो शुभ माना जाएगा। लेकिन मैंने जैसे कुंडलियां बहुत देखी हैं, जैसे मान लो 6th हाउस 8th हाउस में बैठा है तो 6th हाउस हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, 8th हाउस ऑब्स्टेकल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो मान लो शुक्र अगर यहाँ पे बैठा है तो लाइफ में मुश्किलें आएंगी। अब इसमें ये नहीं है कि उस पर्सन की लाइफ ही पूरी मुश्किलों वाली होगी। अब 8th हाउस के अच्छे एट्रीब्यूट्स भी हैं, बुरे एट्रीब्यूट्स की भी हैं। जैसे 8th हाउस रिसर्च भी है, टैक्सेशन है, ऑकल्ट है। तो हम कुंडली देखे, हम कहते हैं ना, जैसे हमारे पास बच्चों की कुंडली आती है कि हम कौन सी लाइन में डालें। हम लोग चार्ट से इजीली बता पाएंगे कि ये लाइन अच्छी रहेगी। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता, कुछ लोग कुंडली नहीं मानते। मान लो उनका लॉर्ड 7th हाउस का यहाँ पे था, ठीक है। अब 8th हाउस के जो एट्रीब्यूट्स के अलावा उन्होंने कोई और प्रोफेशन या कोई और सब्जेक्ट्स ले दिए, तो वो जो लगन का लॉर्ड या 5th हाउस का लॉर्ड मान लो, जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे 7 नंबर है, 8 9 10 11 नंबर आएगा यहाँ पे, तो 11 नंबर राशि का लॉर्ड क्या था? शनि। फिर हम शनि की प्लेसमेंट देखेंगे। ऐसे ही हम असेंडेड के लॉर्ड को देखेंगे और वो अपने मित्र के घर में है, अपने फ्रेंड के घर में है। जैसे मैंने आपको बताया वीनस के फ्रेंड कौन से थे? राहु, केतु एंड सैटर्न, ठीक है। वो ज्यादा सपोर्ट करेंगे इस चार्ट को, और मरकरी भी। तो फिर हम ये देख के उसके प्रोफेशन को, उसकी लाइफ को प्रेडिक्शन देंगे और उसको गाइड करेंगे कि इस प्लैनेट से रिलेटेड वो काम करें। लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ है, अकेला हम ये चीज नहीं देखेंगे। मैंने जैसे कल बताया था कि मान लो वीनस यहाँ पे बैठा है,
ठीक है, ये चीज तो दिख गई, 8th हाउस में है, ऑब्स्टेकल के घर में है, थोड़ी मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, है ना। हम कुंडली में उसमें, अच्छा फिर ऑब्वियसली ऐसा पर्सन को ऑकल्ट में इंटरेस्ट होगा ही होगा, ऑब्वियसली उस पर्सन की इंट्यूशन होगी होगी। वीनस मैंने बताया था, प्लैनेट के मैंने एट्रीब्यूट में बताया था, वीनस पैसा भी है, लव लाइफ भी है, रोमांस भी है, लग्जरी भी है। मतलब लग्जरी, पैसा कमाने में मुश्किलें, चैलेंजेस, लेकिन कमा लेगा। अब ये घर आयु का भी है, लंबी उम्र का भी है, यहां से हम डेथ भी देखेंगे। तो लेट कमाएगा, टाइम लगेगा, लेकिन कमाएगा जरूर। और ये घर सीक्रेट्स का भी है, जितना सीक्रेटिव रहेगा उतना बढ़िया। तो कुंडली में हम ऐसे प्रिडिक्शन करेंगे। इसीलिए हमें ये याद रखना, ये जो बेसिक कोर्स में आज ये दे रही हूँ जो आपको, ये बहुत ज़रूरी है। आपको राशियों के लॉर्ड याद होने चाहिए, वो हाउसेस के एट्रीब्यूट्स याद होने चाहिए, कल जो मैंने बताए थे प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट याद होने चाहिए। ठीक है, आगे जाके हम राशियों के भी एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे। राशियों के एट्रीब्यूट्स और लगन के ऊपर तो इतनी रिसर्च है कि एक बुक लिखी गई है पूरी, मतलब कई लोगों ने लिखी है सिर्फ एक हाउस पे, कि अगर लगन 7 नंबर का लगन है तो उस बंदे की पर्सनालिटी कैसे होगी, उसकी लाइफ आगे कैसे जाएगी। मतलब हर राशि के ऊपर ये इतनी डीप स्टडी है। इसके बाद फिर दशाएं आती हैं, हर प्लेनेट की दशा होती है। दशा को हर मतलब प्लेनेट की जितनी भी 9 ग्रह हैं तो 120 वर्ष माना गया है। तो अमूमन पर्सन जो है 70 80 90 तक भी कोई जी जाता है। तो मेन जो महादशा को देखा जाएगा, फिर अंतरदशाएं दशाओं को देखा जाएगा, देन परतंत्र दशा को देखा जाएगा। जैसे मान लो जब जन्म हुआ तो शुक्र की ही महादशा थी, तो शुक्र की महादशा 20 साल चलती है। जब से पर्सन ने जन्म लिया, जैसे मान लो आज किसी का बर्थ हुआ होगा और उसकी अगर महादशा वीनस की चल रही है तो वो 20 साल उसके रिजल्ट देंगे। हम इसी चार्ट से ही समझ लेते हैं। जैसे अब वीनस ही लॉर्ड है और मान लो वीनस यहाँ बैठा है चार्ट में, तो उसको 4th हाउस के रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे। 4th हाउस क्या था, जैसे कल हमने पढ़ा था, मदर है। तो 20 साल मदर के साथ जुड़ा रहेगा, मदर के साथ अटैचमेंट रहेगी, मदर से बेनिफिट बहुत मिलेगा। देन वीनस के बाद केतु की महादशा आती है, फिर हम केतु की प्लेसमेंट देखेंगे कि केतु कहाँ है और केतु किस नक्षत्र में है, किस राशि में है, किसके घर में बैठा है, उस वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे महादशा है, वीनस की महादशा है, 4th हाउस में बैठा है, और 4th हाउस के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे रिजल्ट मिलेंगे। देन उस राशि के रिजल्ट मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पे जब हम, ये तो कालपुरुष कुंडली थी ना, जैसे अब ये 7 नंबर है तो यहाँ पे 8 नंबर आ जाएगा, यहाँ 9 लिखा होगा आपके, वहां पे 10 लिखा होगा। अब ये 10 है तो इसका लॉर्ड कौन है, शनि। मतलब कैरियर में ग्रोथ, पैसा, लग्जरी लेट मिलेगा, क्योंकि शनि की चाल धीरे होती है। आगे हम टाइम पीरियड भी प्रिडिक्ट करेंगे कि जैसे हम कहते हैं ना कि दशा तो बहुत अच्छी चल रही है, शुक्र 4th हाउस में है, लग्जरी का घर है, ठीक है, मदर के हाउस में है, क्योंकि 4th हाउस लग्जरी भी है। तो मिल क्यों नहीं रहा, बिकॉज क्योंकि वहां पे शनि की राशि है, ये घर शनि का है चाहे मदर को रिप्रेजेंट करता है, काल पुरुष में 4 नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। हमें इस राशि के रिजल्ट भी मिलेंगे, हमें इस राशि के रिजल्ट भी मिलेंगे। तो ये चीज बड़ी डीपली समझने वाली है कि हमें राशियां याद होनी चाहिए, हमें उनके लॉर्ड्स याद होने चाहिए। देन फिर आता है एस्पेक्ट्स। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? अगर किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है यहां तक। चलिए, इसके बाद आते हैं एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट मतलब दृष्टियां, कि हर ग्रह की 3 दृष्टियां होती हैं। इसको भी मैंने बहुत इजी वे में एक ग्राफ में तैयार किया है ताकि इजी तरीके से आप समझ सको। ये 9 प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स हमने कल पढ़े थे।
ये लॉर्ड्स हो गए। ठीक है, ये प्लैनेट्स के एस्पेक्ट्स हैं। अब जैसे सूर्य की एक ही दृष्टि होती है, मतलब सातवीं। ये मैं अभी चार्ट में समझाती हूँ, पहले हम समझ लेते हैं किसकी कितनी कितनी दृष्टियां होती हैं। जैसे मून की भी एक ही दृष्टि होती है, मतलब अपने से सेवंथ एस्पेक्ट। देन मार्स की तीन दृष्टियां होती हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं। अपने घर से हम आगे आगे काउंट करेंगे, जहां पे फोर्थ नंबर आ जाएगा, चौथी चीज दृष्टि आ जाएगी, वो उस घर के भी रिजल्ट को देगा। मतलब उस घर के रिजल्ट भी देगा, मतलब मंगल के रिजल्ट्स चौथे घर से भी आएंगे, सातवें घर से भी आएंगे, जहां पे मंगल बैठा है, मतलब अपने से चौथे, सातवें और आठवें। इसको मैंने याद करने का बहुत अच्छा तरीका रखा है। जैसे दो तो याद ही हो जाएंगी, सन और मून की एक ही दृष्टि है, सातवीं। मंगल की 4, 7, 8, राहु, केतु, गुरु, तो एक एक नंबर ऐड होता जाएगा, 5, 7, 9। देन शनि की 3, 7, 10। और वीनस और मरकरी की अगेन एक एक दृष्टि होती है, सेवंथ एस्पेक्ट होती है। अब इसको हम प्रैक्टिकल अगर समझें, कुंडली पे ही आते हैं। मैंने जैसे बोला आपको याद रहेगा, तो हम इसको 7 नंबर लगन को ही मान के चलते हैं। अभी मान लो वीनस यहाँ पे है, तो वीनस अपने से सेवंथ एस्पेक्ट डालता है, तो हम काउंट कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सीधा सामने देखेगा। अब हमने इसको प्रेडिक्शन कैसे देनी है? वीनस यहाँ पे देख रहा है, ये वाला हाउस कौन सा था? कर्म का भाव था, हमारी सोसाइटी थी, ठीक है, हमारा नेम फेम था। तो अगर यहाँ पे वीनस बैठा है और यहाँ देख रहा है, डेट्स मीन यहाँ के रिजल्ट भी मिलेंगे। इंसान जितना कर्मशील होगा, और शनि की राशि में बैठा है, क्योंकि यहाँ पे राशि 11 नंबर आएगी, 11 नंबर राशि आएगी। शनि इस घर के रिजल्ट भी देगा, सॉरी, शुक्र इस घर के रिजल्ट भी देगा, शुक्र इस घर के भी रिजल्ट देगा। अब इसको एक तरीके से और भी समझते हैं। जहां पे जो राशि आएगी, जैसे 11 नंबर आया, यहाँ पे 12 नंबर की राशि आएगी, देन 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पे हमें शनि के रिजल्ट भी मिलेंगे, यहाँ पे हमें सन के रिजल्ट भी मिलेंगे, और यहाँ पे इन दोनों राशियों के जो एट्रीब्यूट्स होंगे उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे, और हाउसेस के रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तभी मैंने कहा था, ये बेस जो है, ये अगर आपने मजबूत कर लिया, कि मतलब हाउसेस के एट्रीब्यूट्स याद कर लिए आपने, प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स याद कर लिए आपने, राशियों के एट्रीब्यूट्स याद कर लिए, आप आंख बंद करके प्रेडिक्शन कर दोगे कि तुम्हारी नेचर ऐसी होगी, तुम्हें यह पसंद होगा, तुम्हें लग्जरी का शौक होगा। ठीक है, अब इसको एस्पेक्ट के और तरीके से भी समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे, अगेन मैं फिर 7 नंबर लूंगी ताकि आपको मेमोरी में एकदम छप छप जाए। अब यहाँ पे मान लो राहु बैठा है। राहु की कितनी एस्पेक्ट्स थी? 3 एस्पेक्ट्स थी। तो यहां से जहां पे ग्रह बैठा है, वहां से हम काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब राहु यहां देख रहा है, देन सेवंथ एस्पेक्ट थी, राहु यहां देख रहा है, देन राहु यहां देख रहा है। और राहु, अच्छा, इसमें एक और चीज भी मैं आगे समझाऊंगी। ये तो मैंने कुंडली में, जब आपका जन्म हुआ, जन्म के समय जो कुंडली बनी, जहां जहां पे उसको उन ग्रहों को जगह मिली, तो ये तो उसकी बात हो गई कि राहु यहाँ बैठा है, यहाँ यहाँ देख रहा है। लेकिन अभी 2 साल बाद, ये कुंडली तो जन्म की कुंडली है, ये ऐसी ही रहेगी, लेकिन 2 साल के बाद राहु 1.5 साल के बाद अपनी जैसे दशा, अपनी जगह बदलता है। राहु हमेशा उल्टा चलता है, बाकी सारे प्लैनेट्स ऐसे चलेंगे, राहु हमेशा उल्टा चलेगा। तो राहु मान लो 1.5 साल के बाद यहाँ आ गया, तो राहु यहाँ के भी रिजल्ट देगा, यहाँ के भी रिजल्ट देगा, और यहाँ की एस्पेक्ट्स के भी रिजल्ट मिलेंगे, यहाँ बैठे एस्पेक्ट्स के भी रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए मतलब कुंडली को बहुत ध्यान से, जब प्रैक्टिस होती है ना, मैं प्रैक्टिस बहुत कराऊंगी आपको, तो कुंडली छप जाती है।
आप एकदम देख के बोल दोगे अच्छा ये यहाँ के घर भी दिख रहा है, पेट खराब होगा, यहाँ पे ये करियर में दिक्कत आ रही होगी, लक अच्छा नहीं चल रहा होगा, राहु के क्या एस्पेक्ट्स हैं, ओवर थिंकिंग है, तो यहाँ पे बैठा इंसान बहुत ओवर थिंकिंग करता है, जिद्दी बहुत होता है। ठीक है, मतलब आप धड़ाधड़ बोलोगे। फिर अगर अभी 1.5 साल के बाद, अभी 1.5 साल के बच्चे के तो हम नहीं, चार्ट वैसे भी नहीं दिखाना चाहिए, सिर्फ दिखाना चाहिए तो सिर्फ ये जानने के लिए कि हाँ मांगलिक है या गंडमूल तो नहीं लगे हुए, वो हम आगे पढ़ेंगे। और या फिर बस एक नॉलेज के लिए भी, चार्ट कैसा है, आयु कैसी है, स्टडी कैसी है, क्या करेगा, तो पेरेंट्स के दिमाग में एक छाप बन जाती है कि हाँ ये लगन का चार्ट है, तो ये कलर्स अवॉइड करने हैं। उस टाइम पे हम बच्चों को सिर्फ कलर्स के ऊपर डालते हैं कि ये कलर अवॉइड करना। या ज्यादा से ज्यादा बच्चे को उस टाइम क्या होता है, खांसी जुकाम हो गया तो हम मून की प्लेसमेंट देखेंगे, कि उस टाइम पे मून कहाँ पे था जब बच्चे ने जन्म लिया, बस। और इससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसे मैं कहती हूँ कि 7 साल 8 साल के बाद ही कुंडली दिखानी चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा 13 साल के बाद। 7 साल के बाद आप दिखा सकते हो, और हर बर्थडे पे चार्ट जरूर दिखाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि हर साल एक वार्षिक कुंडली भी बनती है, उसके भी एक रिजल्ट्स होते हैं। जैसे ये तो हमने लगन चार्ट की बात की। फिर कुंडली का 9वां हिस्सा मतलब नमांश, उसको भी देखा जाता है। देन वार्षिक कुंडली देखी जाती है, मतलब जैसे कि 11 जनवरी 2024 को किसी ने जन्म लिया, तो वो तो लगन कुंडली आ गई। वार्षिक कुंडली अलग कैलकुलेशन से बनती है उस टाइम पे। जैसे अब 11 जनवरी 2024 में लिया था, तो 11 जनवरी 2026 में कुंडली कौन सी बन के आई, उसके भी 1 साल रिजल्ट मिलते हैं। वो रेमेडीज बहुत जरूरी होती है करनी, क्योंकि वो तुरंत काम करती है। उस कुंडली से, बर्थडे के बाद की कुंडली से, हम ये देख लेते हैं कि ये साल कैसा जाने वाला है, और साथ में हम लोग ये देख लेते हैं कि रेमेडीज कौन सी जरूरी है। जैसे आज अभी मैं लेट इसलिए भी होगी, मैंने किसी को प्रेडिक्शन दी थी कि एक्सीडेंट हो सकता है, मेरे नोन ही थे, तो आज ही उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, और फिर वो मंदिर लेके गए, वो चीज़ सही हो गई। कि एक्सीडेंट बताया हुआ था, कि अभी अभी 1 घंटे पहले ही मुझे कॉल आया, तो वो घबरा गए थे कि अभी और तो नहीं है, वो लगनी थी चोट उनको। और सबसे बड़ी मजे की बात है, मैंने आपको जैसे कल बताया था कि मंगल की अगर कोई रेमेडी है तो मैं बोल देती हूँ जिम के लिए, और उन्होंने कहा कि 1 महीने से वो जिम नहीं जा रहा था, और वो 3 से 4 महीने पहले आए थे मेरे पास। तो प्रिडिक्शंस आप बहुत इजीली कर सकते हो, लेकिन बेस जब तक मजबूत नहीं होगा, तब तक आप कुंडली को नहीं अच्छे से पढ़ पाओगे। बेस मतलब, बार बार वही कहूंगी, हाउसेस के लॉर्ड, सॉरी, हाउसेस के एट्रीब्यूट्स, राशियों के एट्रीब्यूट्स, प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट्स, घोट के पी जाओ। जितना याद कर लोगे उतना अच्छा। क्योंकि देखो, अगर मैं कहूँ कि प्लैनेट्स के जैसे मैंने एनिमी और फ्रेंड्स बताए, वो तो इजी है याद करने। उसमें भी मैंने ए और बी कैटेगरी बना दी। इसमें जैसे ये जुपिटर की फैमिली है, ये वीनस की है, ये देव गुरु है, ये दानव गुरु है। देव गुरु में क्या आते हैं, सूर्य चंद्र मंगल। देन दानव गुरु की कैटेगरी में क्या आते हैं, राहु केतु शनि। बुध को सम माना गया है, याद करना इजी है। देन उसके बाद आ गई राशियां। राशियों को मैंने आपको चार्ट बताया कि कैसे देखते हैं, कि 1 से 8 तक हो गई मंगल, देन 2 से 7 शुक्र, ऐसे याद कर लेना आपको। फिर एस्पेक्ट्स आ जाती हैं, दृष्टियां। कुंडली देखने में मेन सबसे ज्यादा जो चीज होती है वो ये है कि हमने ट्रांजिट भी देखना है, हमने लगन चार्ट भी देखना है। आगे हम जब पढ़ेंगे तो उसमें नमांश भी देखेंगे। जब आपको लगन देखने की सबसे पहले प्रैक्टिस हमने इसको करनी है कि यहाँ पे क्या नंबर है। जब पर्सन का जन्म हुआ, आज आप अपने देखना जाके कि फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, उसमें कौन सी राशि है। आप खुद रिलेट कर पाओगे उस राशि का जो लॉर्ड है वो कहाँ पे है। फिर आप रिलेट कर पाओगे, अगर मान लो वो 5th हाउस में था। 5th हाउस हमने कल पढ़ा था, संतान का घर भी है, बुद्धि भी है, हमारी जो स्टडी है, हमने जो स्टडी की है, विद्या, इंट्यूशन पावर, हमारे ईस्ट, ये हम 5th हाउस से देखते हैं। तो अगर वो 5th हाउस में बैठा है, तो उससे आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ हमारी लाइफ उससे रिलेटेड चल रही है। देन उसमें लेकिन एक और चीज आती है, फिर हम ये भी देखेंगे कि उस
5th हाउस को, यहाँ पे अगर आपका वीनस बैठा है, अगेन 7 नंबर लगन लेते हैं, तो कौन से ग्रह देख रहे हैं, ये सब मतलब मैं लिखवाऊंगी कि टेक्निक्स कैसे यूज करनी है कुंडली को पढ़ने के लिए। एट्रीब्यूट्स, एस्पेक्ट्स, ठीक है, ये लगन की। देन ट्रांजिट की एस्पेक्ट्स, ट्रांजिट मतलब गोचर, गोचर मतलब अब जो समय चल रहा है, अब प्लेसमेंट कहाँ पे है। अगर जन्म के समय शुक्र यहाँ था, आज 27 मार्च 2026 को शुक्र कहाँ चल रहा है, वो यहाँ देख रहा है, तो उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। देन राहु कहाँ चल रहा है, यहाँ देख रहा है, तो उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ये कुंडली देखने की टेक्निक से। इसके आगे और भी है, जैसे वो हर ग्रह किसी ना किसी नक्षत्र में होता है, हर नक्षत्र का भी एक अलग एट्रीब्यूट है, उस नक्षत्र का भी एक लॉर्ड है। ये बहुत एडवांस चले जाता है, लेकिन अगर आपने इतना पढ़ लिया, मेरी गारंटी है 70-80% आप कुंडली प्रेडिक्शन कर लो। जैसे कई बार होता है, जैसे मान लो हमारे पास कोई आता है तो हम कहेंगे कि जॉब कब लगेगी, और आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 6th हाउस हमारा जॉब का हाउस भी है, ठीक है। अब जॉब के लिए हमारे मन में क्वेश्चन आएगा, हम पूछेंगे अगर कि, एक सेकेंड किसी की चैट है। जी साहिल जी, जरूर, थैंक यू सो मच साहिल, आप पूछिए। सॉरी मैंने अभी देखा। दीदी जी दीदी जी, आप जो कंटिन्यू कर रहे हो आपको कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास जॉब का क्वेश्चन आया, जॉब मतलब नौकरी, नौकरी से क्या कमाएंगे आप, पैसा, ठीक है। हम कौन से घर देखेंगे, हमें एट्रीब्यूट्स मैंने क्यों बोला था याद होना चाहिए, ये हमारा फाइनेंस का घर है, ठीक है, ये हमारा जॉब का घर है, ये हमारा गेन का घर है, गेन मतलब लाभ, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये हम तीनों हाउसेस को देखेंगे। मतलब एक अगर सब्जी बनानी है तो उसमें आलू भी डलेगा, नमक भी डलेगा, हल्दी मिर्च भी डलेगा, तो ये क्या क्या डलेगा, ये सारी चीजें देखेंगे। अब चलो क्वेश्चन आया कि मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ के हाउसेस कौन से हैं, 6th हाउस, 8th हाउस। फिर हम हेल्थ में हम क्या देखते हैं, रिकवर होगा कि नहीं होगा, रिकवरी का हाउस 4th है। आत्मबल, आत्म मतलब अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक है, हमारी ताकत है लड़ने की, तभी हम बीमारी से भी ठीक हो पाएंगे। देन पराक्रम, 3rd हाउस। ये चीजें आपको ऐसे याद करनी पड़ेंगी कि क्वेश्चन जो आया है सिर्फ एक ही हाउस से रिलेटेड होगा ही नहीं कोई क्वेश्चन, चाहे जॉब है, करियर है, बिजनेस है, बिजनेस हम 7th हाउस से देखते हैं। देन बिजनेस, फिर पार्टनरशिप है तब भी 7th हाउस में देखेंगे, फिर हम पैसा भी देखेंगे। लेकिन एक कॉमन चीज है इन सब में, 11th हाउस हमारा, मतलब हमें वो चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमें वो चीज मिलनी है कि नहीं मिलनी, जॉब मिलनी है कि नहीं मिलनी, 11th हाउस। बिजनेस में पैसा आएगा कि नहीं आएगा, 11th हाउस। यात्रा सफल होगी कि नहीं होगी, मतलब यात्रा का लाभ होगा कि नहीं होगा, 11th हाउस। तो मतलब हमें बस जितनी कुंडलियां हम देखते जाएंगे प्रैक्टिस से, उतना हम इजीली समझते जाएंगे, आप खुद ही समझ लोगे। ऐसी ऐसी टेक्निक्स हैं, मतलब जैसे मान लो अभी आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, ठीक है, मुझे अब एस्ट्रोलॉजी में पैसा कमा पाऊंगी या पाऊंगा कि नहीं, मुझे नेम फेम मिलेगा कि नहीं, रिकॉग्निशन मिलेगा कि नहीं, तो इसके लिए हम लगन लॉर्ड भी देखेंगे, हम 8th हाउस को भी देखेंगे, अर्निंग्स भी देखेंगे, अगेन लाभ, देन 12th हाउस भी देखेंगे, देन पैसा भी देखेंगे, इवन 5th हाउस भी देखेंगे। अब ये क्यों, मैं कौन हूं, असेंडेंट लगन, और इसका लॉर्ड कहाँ पे बैठा है उसकी प्लेसमेंट देखी जाएगी। अब 8th हाउस क्यों, मैंने तो इसको ऑब्स्टेकल्स का घर बोला था, क्योंकि हमारी इंट्यूशन पावर, हमारी साइकिक पावर्स 8th हाउस से आती है एंड देन 12th हाउस से आती है। ये घर एस्ट्रोलॉजी के लिए, साइकिक हीलिंग के लिए, क्वांटम हीलिंग, कोई भी तरह की हीलिंग जिसमें साइकिक यूज हो रही है, हमारी 8th और 12th हाउस का होना बहुत जरूरी है।
फिर ये तो हाउसेस की बात आ रही है, फिर हम प्लैनेट्स भी देखेंगे। देन लाभ होगा कि नहीं, इसमें वैसे 10th हाउस भी आता है, रिकॉग्निशन मिलेगी कि नहीं, नेम फेम मिलेगा कि नहीं। अगर मान लो भगवान ने हर तरह के रास्ते खोले हुए हैं, मान लो ये घर पीड़ित है, फिर हमारे पास प्लैनेट्स भी तो है। रिकॉग्निशन कौन सा प्लैनेट देता है? सन देता है। तो सन अगर यहाँ पे बैठा है, ये कैरियर भी है, तो देगा देगा। फिर हम प्लैनेट्स को ये भी देखेंगे कि हाँ भी, अब जैसे ऑकल्ट में है, जैसे हम साइकिक लाइन में है, इसको देखते हैं, तो जुपिटर और मरकरी है प्लैनेट्स उसके। तो अपनी कुंडली में आज जुपिटर और मरकरी जरूर देखना कहाँ पे है। और ये भी देखना कि उनके ऊपर किसी उनके एनिमी की आस्पेक्ट तो नहीं पड़ रही। नक्षत्रों की बात हम बाद में करेंगे, उसकी आस्पेक्ट तो नहीं पड़ रही। देन फिर पैसा आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर हम वो सेकेंड हाउस को देखेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे इन दोनों राशियों का लॉर्ड यहां से कनेक्टेड है कि नहीं। लेकिन इन चीजों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें हर चीज के एट्रीब्यूट्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। सेकंड हाउस किस किस चीज का है? देखो हर फील्ड में, जैसे मान लो सेकंड हाउस फाइनेंस भी है, कुटुंब है, परिवार है, वाणी भी है, बहुत कुछ है, धार्मिक यात्राएं भी हैं, धर्म कर्म भी है। तो हमने जैसे बीमारी देखी, तो उसमें सेकंड हाउस का कोई रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन एक रोल जरूर है, कुटुंब परिवार की। जो मान लो हमारा कोई चाचा ताया कोई बीमार है, ठीक है, वो उसके, देखो उस टाइम पे आप एक और चीज सर्च करोगे, उस हाउस के ऊपर कोई ना कोई बैड प्लेनेट की आस्पेक्ट ट्रांजिट में पड़ रही होगी, या उस लॉर्ड का, उस हाउस का नक्षत्र का लॉर्ड, या उस टाइम पे उस प्लेनेट के नक्षत्र के लॉर्ड कोई राहु केतु के एक्सेस में होंगे, जो आपके फैमिली के किसी बड़े पर्सन के ऊपर कोई अगर बीमारी का कष्ट आया या एक्सीडेंट का कष्ट आया, कुछ भी हुआ। कुंडली पढ़ने को, मतलब कुंडली आप इजीली पढ़ सकते हो ऐसे। साहिल जी, आपका क्या क्वेश्चन था? हाँ दीदी, मैं एक मिनट शेयर कर रहा हूँ। हाँ, हम्म। एक सेकेंड। जैसे अभी आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, आज मैं एक होमवर्क जरूर दूंगी आपको। अपनी कुंडली में जुपिटर और मरकरी की प्लेसमेंट देखिए, अपने कुंडली में देखिए आपके 8th हाउस में क्या क्या है, आपके 12th हाउस में क्या क्या है, एंड आपके 10th हाउस में देखो क्या है। ये दीदी मैं देख क्यों? पा रहे हो? जी हाँ जी। मैंने कुछ शेयर किया, आप देख पा रहे हो? नहीं, मुझे मिला नहीं है, एक सेकेंड। ओके। स्क्रीन पे नहीं आया दीदी कहीं पे? दिख रहा नहीं, है मुझे। आपने पर्सनल? एस्ट्रोसेज की साइट खोली है ना आपने, साहिल भैया? हाँ, हाँ मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया दीदी। नहीं, अभी मेरे को चैट में नहीं मिला अभी। नहीं, चैट में नहीं दीदी, स्क्रीन पे स्क्रीन देखिए। स्क्रीन पे दिख रहा है, astrosage.com खोला है आपने, है ना साहिल भैया? हाँ जी, हाँ जी। एक हाँ जी, सेकेंड, दिख रहा है। आपने कोई स्क्रीन शेयर की हुई है? एक सेकेंड ठहरो। नहीं, अच्छा दीदी ये, हमारी तीन। ठीक है ठीक है हाँ जी। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अच्छा जी। दीदी, एक ये है, जैसे देखो फर्स्ट हाउस में मेरा वीनस है ना दीदी, ये मेरी हम्म। कुंडली का चार्ट है, लगन चार्ट का मैं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो यहाँ हम्म। पर पहले हाउस में वीनस है, ठीक है। ये बहुत बारीक दिख और रहा है। हम्म ओके, मैं इसको थोड़ा सा, आप वो कर, अभी कुछ लग रहा है दीदी? बढ़ गया है। हम्म और सेकंड हाउस में सन, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, मरकुरी, हम्म है ना, ऐसे है ना। अभी हम्म मैं कुछ और शेयर करता हूँ आपके बाद, इसके बाद ना। हम्म। अ, अभी पहले मैं आपको ना बेसिक की 2-3 चीजें बता दूं, वो रह जाएगी। अगर कुंडली डिस्कस ठीक करने है, लग गए तो फिर वो रह जाएगा। इस जो मैंने ठीक है अभी दीदी। बताया है उससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है? ये- उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का?
ये आपकी अभी शेयर हो रही है, आपने बंद कर दिया? हाँ जी दीदी, एक कुछ सेकेंड, देख पा रहे हो अभी? एक सेकेंड। हाँ, ये अब हटाइए एक बार, इसके मैं इसको स्टॉप कर ओके देती दीदी, हूँ। यहाँ पे एलए लिखा है ना, हाँ फर्स्ट जी, हाउस में अभी एलए भी आ गया, ये क्या चीज है? लगन, लगन। अच्छा वही चीज है। हाँ, ओके, लगन है। ठीक है। नहीं तो जैसे आपने, हाँ ये लगन है। और जैसे आपका वीनस यहाँ फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये तो आपको समझ आ गया आई थिंक, फोर्थ फिफ्थ हाँ जी, हाँ सिक्स्थ। जी, ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैसेजेस, संजना ओब्रॉय। ये मुझे मैसेजेस क्यों नहीं दिख रहे हैं आप लोगों के? मैम चार्ट कैसे बनाते हैं? ओके, चार्ट देखिए, जब जन्म कुंडली जब जन्म समय होता है, वैसे अभी तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, उस टाइम पे कैलकुलेशन होती है हर ग्रह की, बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है। उसमें हम राशियों को देखेंगे, दिशाओं को देखेंगे, देन जो टाइम चल रहा होगा, जिस टाइम पे जन्म होगा। देखो हर पीरियड में, अच्छा एक और चीज बताती हूँ, हर पीरियड 2 घंटे के बाद एक लगन कुंडली बदल जाती है। जैसे मान लो 5:45 पे किसी का जन्म हुआ है, उस टाइम पे जो लगन चल रहा होगा वो लगन होगा हमारा, उसकी कैलकुलेशन से कुंडली बनती है, वो पंचांग से देख के बनती है। लेकिन उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर्स बहुत अच्छे आ गए हैं और वो एक एक्यूरेट बना देते हैं। मतलब सब कुछ बना बनाया आजकल मिला हुआ है। प्राशर लाइट है सॉफ्टवेयर, एस्ट्रो सेज का सॉफ्टवेयर है, ये दोनों बेस्ट जा रहे हैं। तो संजना, उसको देख के हम चार्ट बनाते हैं, लेकिन अगर हम उसमें जाएंगे ना कि हम खुद हाथ से बनाएं, तो वो और पढ़ाई है एक तरीके से, उसको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ये जो है ये बेसिक है, मान लो सब आपके पास सामने थाली पड़ी है, बस आपको खाना है, कैसे खाना है वो उसकी टेक्निक है। ठीक है। इसके बाद यहीं पे ही कर लेते हैं प्रैक्टिकल। अब जैसे ही मैंने बोला था वीनस है, अब हर प्लेनेट मैंने बताया था ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलेगा। लेकिन राहु और केतु जो है वो ऐसे चलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखनी पड़ेगी। ट्रांजिट में मान लो आपके यहाँ राहु बैठा है ना, ट्रांजिट में, तो नेक्स्ट जो 1.5 साल के बाद जब वो राशि परिवर्तन करेगा, वो यहाँ नहीं जाएगा, वो इधर जाएगा। और अगर यहाँ पे मान लो जुपिटर बैठा है और वो मई में अब जैसे ट्रांजिट करेगा, मई में उसने यहाँ पे कर्क राशि में आना है, तो ये यहाँ पे जाएगा, ऐसे चलेगा। अभी जैसे जुपिटर ट्रांजिट में यहाँ पे चल रहा है, तो मई में ये यहाँ इस राशि में आ जाएगा। और जैसे 8 नंबर राशि यहाँ पे आती है, तो 4 नंबर यहाँ आएगा, तो जुपिटर ट्रांजिट में यहाँ पे चल रहा है, मई में यहाँ आ जाएगा। हम तब नंबर देखेंगे कि अभी, क्योंकि प्लैनेट्स राशि परिवर्तन करते हैं। केतु यहाँ पे चल रहा है ट्रांजिट में, राहु यहाँ चलता है, तो ये हमेशा एक और चीज याद रखना, राहु केतु हमेशा अपने आमने सामने होते हैं, अपने से 7वें घर ही होंगे, ये रूल है। क्योंकि इन राहु का धड़ अलग कर दिया था, तो वो राहु बना और केतु धड़ रह गया, लेकिन ये है एक ही बॉडी, तो ये आमने सामने ही रहते हैं। अभी जैसे वीनस मान लो यहाँ यहाँ बैठा है आपका ट्रांजिट में, वो मूव करेगा तो इस तरफ जाएगा, इस तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन है किसी का? लगन चार्ट में मान लो यहाँ पे 8 नंबर है या 7 नंबर लगा लो, हमें बस ये याद रखना है इसका लॉर्ड कहाँ पे है, इसका लॉर्ड बैठा कहाँ पे है। सिर्फ एक इतनी छोटी सी चीज, पहले फर्स्ट कुंडली को देखने का तरीका है, इसको ये समझना है हमने।
वो जहां बैठा होगा, मतलब आप असेंडेड हो, ये हम खुद हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी है ये हाउस। वो पर्सनैलिटी बनी कैसे, वो पर्सनैलिटी बनेगी कहाँ से? अगर मान लो मंगल यहाँ बैठा है, तो इंसान पैसा कमाने के लिए आया है, उसके दिमाग में चलता है फैमिली कैसे मैं जोड़ के रखूं, पैसा कैसे कमाऊं मैं। ठीक है, वाणी का घर भी है ये, तो अच्छी बोलवानी से वो पैसा कमाएगा। देन मंगल खुद क्या है, उसकी खुद की नेचर क्या है? पराक्रम है, बल है, ठीक है, कॉन्फिडेंस है, एनर्जी है। तो उस पर्सन का कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। मान लो अगर मंगल अब यहाँ पे बैठा होगा, तो हाँ, यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑब्स्टेकल्स हैं, गुस्सा बहुत होगा। यहाँ पे बैठा होगा तो अलग रिजल्ट मिलेंगे। फिर एक चीज और देखेंगे हम, कुंडली पढ़ने का तरीका ये भी होता है, उस टाइम हम ये भी देखते हैं कि दशा कौन सी चल रही है। जैसे अभी आप ये भी देखना आपकी दशा कौन सी चल रही है, उस जिस भी प्लेनेट की दशा चल रही है कुंडली में, वो कहाँ बैठा है प्लेनेट, उस प्लेनेट की राशियां कहाँ पे हैं, ये ध्यान से लिख लो। ये वो चीजें हैं कि कुंडली देखनी कैसे है। आप क्या देखोगे, जिसकी दशा चल रही है वो कुंडली, वो वो ग्रह लगन चार्ट में कहाँ बैठा है, देन उसकी राशियां कहाँ बैठी है, देन ट्रांजिट पे कहाँ चल रहा है इस टाइम पे। जहां जहां वो बैठा होगा, जहां जहां उसकी राशियां होंगी, जहां ट्रांजिट पे बैठा होगा, उन सभी घरों के रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद कंजंक्शंस की बात करते हैं। ये तो हमने सिंगल प्लेनेट की बात की कि एक प्लेनेट यहाँ बैठा है, ठीक है, तो उसके रिजल्ट्स कैसे हैं। अब मान लो यहाँ पे जुपिटर बैठा है, यहाँ पे मरकरी बैठा है, ठीक है, या ये दोनों ही, पहले तो हम देखेंगे ये दोनों एनिमी है, ये दोनों एनिमी है, या ये कहाँ से लाइन आ गई, या फ्रेंड्स फ्रेंड्स हैं। अब मैंने जैसे अभी बताया, तो ये एक ही फैमिली से हैं, तो और इसके एट्रीब्यूट्स हम देख लेंगे और इनकी एस्पेक्ट्स देख लेंगे। लेकिन इन दोनों के आपस के रिजल्ट्स कैसे होंगे? अब ये दोनों दोस्त हैं तो इन दोनों बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे, लेकिन अगर यहीं पे जुपिटर के साथ अगर केतु बैठा हो, मतलब ये दोनों दुश्मन हुए, तो फिर क्या रिजल्ट देंगे? और मिलके क्या करेंगे, मिलके क्या रिजल्ट देंगे? है तो दुश्मन, लेकिन क्या रिजल्ट देंगे? तो हम केतु और गुरु के एट्रीब्यूट्स को देखेंगे कि मेन एट्रीब्यूट्स क्या है। केतु केतु क्या है? स्पिरिचुअलिटी है, और जुपिटर क्या है? धर्म कर्म। तो इसको मिला के क्या चीज बनी? ये बंदा स्पिरिचुअल होगा, धर्म कर्म करने वाला होगा। अब मान लो यहाँ पे बैठा है, तो हमारी एक एस्पेक्ट तो सबकी होती है, सेवंथ एस्पेक्ट यहाँ पे बैठा है, केतु बैठा है, और जुपिटर यहाँ पे देखो, बड़ी समझने वाली चीज है। जुपिटर शादियों को बचाता है, लेकिन केतु तोड़ता है। केतु क्या कहता है? स्पिरिचुअल बनो, अकेले रहो, भीतर रहो, साधु जैसा जीवन जियो। लेकिन गुरु कहता है कि नहीं, चीजों को संभालो, ठीक करो अपने ज्ञान से, मतलब रिश्ते टूटने नहीं चाहिए। फिर हम, कल मैंने बताया था डिग्री, तो फिर हम ये देखेंगे इसकी इसकी पावर कितनी है और इसकी पावर कितनी है। फिर हम ये देखेंगे कि कुंडली के लगन लॉर्ड, मतलब ये जो हमारा लगन लॉर्ड है, उस लगन लॉर्ड का फ्रेंड कौन है? जुपिटर फ्रेंड है या केतु फ्रेंड है? मान लो अगर 7 नंबर कुंडली आ जाती है तो फिर केतु फ्रेंड हुआ, और अगर 8 नंबर कुंडली आ जाती तो जुपिटर फ्रेंड हुआ। फिर हम ये देखेंगे कि हाँ, वो इसमें से बचा कौन रहा है। अब जैसे मान लो किसी का डाइवोर्स केस चल रहा है, ठीक है, हमारे पास कुंडली आई कि डाइवोर्स होगा कि नहीं होगा। शादी का घर कौन सा है, उसके सबसे पहले मेथड क्या है कुंडली देखने का? 7th हाउस, ठीक है। वाइफ, अगर आपका क्लाइंट मेल है तो आप वाइफ देखोगे उसके चार्ट में। वाइफ क्या होती है? वीनस, तो वीनस की प्लेसमेंट देखोगे। मेन ये हाउस देखोगे कि इस हाउस पे कौन से प्लेनेट की एस्पेक्ट पड़ रही है। देन मेल चार्ट आया है तो हम वीनस को वाइफ मानते हैं। फिर हम देखेंगे वाइफ
जो है वीनस है वो कहाँ बैठा है। वीनस अगर यहाँ बैठा है और देन राहु केतु या शनि की आस्पेक्ट यहाँ पड़ रही है या वीनस की यहाँ पड़ रही है, वीनस के ऊपर पड़ रही है, तो देन मुश्किल है। फिर झगड़े चल रहे हैं तो वो अलग बात है, सिचुएशन भी मैटर करेगी कुंडली को देखने के लिए। अब वो कोर्ट केस तक चले गए तो देन 6th हाउस भी देखा जाएगा, क्योंकि ये कोर्ट केस है, लड़ाई झगड़ा कंपटीशन। फिर इसका लॉर्ड भी देखेंगे हम, और इसका लॉर्ड की प्लेसमेंट भी देखेंगे कि उनकी वाइफ वापस आएगी नहीं आएगी, तलाक होगा। अच्छा, फिर हम हमने देखना है कि मेरा क्लाइंट मेल पर्सन है तो मेरा क्लाइंट जीतेगा कि क्या जीतेगा, तो हम उसके लगन लॉर्ड की स्ट्रेंथ देखेंगे कि वो उसकी पोजीशन कहाँ पे है, जीतने की पोजीशन है या नहीं है। लेकिन इसके साथ ट्रांजिट मतलब गोचर जो अभी चल रहे हैं प्लैनेट, वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में मान लो सारे प्लैनेट्स अच्छे हैं लेकिन ट्रांजिट में प्लेसमेंट खराब है, तो रिजल्ट ट्रांजिट के आएंगे, लगन के नहीं आएंगे। 70 to 80% ट्रांजिट रिजल्ट देगा, क्योंकि उस टाइम पे पीरियड खराब है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मेरे पास एक चार्ट आया था 2 साल पहले, उनकी वो फीमेल थी, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल था, उनके केतु यहाँ पे मूव करना था। हाँ, यहाँ पे मूव करना था। ये अभी किया है, जैसे मई में ही किया है मुझे मतलब यहाँ पे 5 नंबर राशि आ रही है उनकी, तो आप देख लो कौन सा लगन हुआ। ठीक है, केतु यहाँ पे मूव करना था, तो मैंने उनको कहा कि मई में आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल सामने आ सकता है, आप बच के रहो। हो ही नहीं सकता मैम, हो ही नहीं सकता। मैंने उनको लिख के दे दिया मई 2025 में ये होगा, और तलाक होने के पूरे चांसेस हैं, रोक नहीं सकते आप इसको। मैं बहुत सेफ होके चलती हूँ, ठीक है, और ये हो गई, ये कैसे हो सकता है। हाँ प्रीति जी, करते हैं, 1 सेकंड दीजिए मुझे, पहले एक बार समझ लो आप। मुझे कोई बताएगा, जितना मैंने ये समझाया है, यहाँ पे सिर्फ केतु बैठा है, तो बताइए कैसे डिवोर्स सॉरी सेपरेशन, या मैंने कल बताया था केतु राज खोलता है, क्या देख के मैंने बोला होगा, कोई बता सकता है? हैंड रेज कर सकते हो आप। नहीं, मैंने अभी क्या चीज बोली थी, हर प्लेनेट की एस्पेक्ट होती है। 7th एस्पेक्ट यहाँ हुई, 9th एस्पेक्ट यहाँ हुई। केतु यहाँ पे जब आया उनके चार्ट में, केतु ने यहाँ देखा, उसके राज खोले। मैरिज हाउस है ये हमारा। आई थिंक उनका दिसंबर में मेरी बात हुई थी लास्ट, तो हस्बैंड घर छोड़ के चला गया था और डाइवोर्स फाइल कर दिया था, तो डाइवोर्स हो ही गया होगा अब उनका। आंख बंद करके बोल दो। और सबसे मजेदार चीज, लगन चार्ट में उनका जुपिटर यहाँ बैठा था, और उनको सभी पंडितों ने कहा पुखराज पहन लो, गले में भी पहन लो, हाथ में भी पहन लो, और तलाक नहीं होगा। ये चीज बहुत आपको याद रखनी पड़ेगी कि कुंडली में अगर मान लो कितने भी अच्छे ग्रह हैं, अगर ट्रांजिट में आपके वो चीज एक्टिवेट हुई है, तो आपको वो रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% मिलेंगे। 100% आंख बंद करके कह सकते हो आप। मैंने उनको टाइम दे दिया था मई के बाद, इवन विद इन। आप मजेदार बात ये है, प्लैनेट्स देखो, राहु केतु जो शनि है ना, ये तो 3 से 4 महीने पहले जब उन्होंने मूवमेंट करनी होती है ना, रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं उनके। तो आई थिंक 2 दिन बाद ही हो गया था, 2 दिन बाद ही वो पकड़ी गई थी। वो फोन देख रही थी, कुछ चैट देख ली उन्होंने, तो वो बात सामने आ गई 2 दिन में। आप आंख बंद करके प्रेडिक्शन दे सकते हो कि हाँ ये ऐसे होगा। अब जैसे 9th एस्पेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे पड़ रही है, हर चीज पे उनको प्रॉब्लम आई। 5th एस्पेक्ट यहाँ पड़ी है, पराक्रम एक्टिवेट हो गया। 7th एस्पेक्ट बुद्धि ज्ञान,
मतलब उस टाइम पे उन्होंने इतनी गलतियां की, आप सोच नहीं सकते। अब 29 नवंबर को राहु केतु मूव होंगे कि लेकिन फिर भी कोई चांसेस नहीं है बचने का, बच ही नहीं सकते आप। तो इस तरीके से प्रिडिक्शन होती है। आपको बहुत जरूरी है कि आप एट्रीब्यूट्स बहुत अच्छे से याद करो। आपको क्या क्या याद करना है? राशि, प्लैनेट्स, हाउसेस, नक्षत्रों के एट्रीब्यूट्स याद करने हैं आपको, एस्पेक्ट्स याद करनी है। आगे जब हम पढ़ेंगे इसमें हर प्लैनेट के एलिमेंट्स भी होते हैं, अग्नि तत्व, एरी, फायरी, वाटरी। उससे हम ये देख सकते हैं कि मतलब जैसे वीनस है तो वीनस वाटरी है, तो वो बंदा इमोशनल होगा। 4 नंबर लगन है, वो भी इमोशनल होगा। तो आपको जब ये एट्रीब्यूट्स हर चीज के याद होंगे तो आपको कुंडली भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ यहाँ पे देखा हुआ एक नंबर देखोगे, आपको एट्रीब्यूट्स याद होगे, आप साफ बोल दोगे कि हाँ, कि आपकी नेचर ऐसी है। कुंडली दिमाग में छप जाती है। आपको डेली, जैसे अब मुझे याद है कि मई में जुपिटर ने मूव होना है, 4 नंबर राशि में आना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट मिलेंगे? अब ये तो काल पुरुष कुंडली है, कईयों की ये वाली कुंडली भी होगी, यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है। 7 नंबर है जैसे, या 9 नंबर है। 9 नंबर है तो 4 नंबर यहाँ पे आएगा, तो जुपिटर यहाँ पे आएगा, और 9 नंबर राशि का लॉर्ड जुपिटर है, तो यहाँ पे कुछ हेल्थ इशू दे सकता है। हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये है, 9 नंबर लगन लॉर्ड है, हेल्थ इशू तो देगा। अगर ये पर्सन ऑकल्ट में है, या एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, या टैक्सेशन, सीए, अकाउंट्स, बैंकिंग में है, मुश्किलों के बाद यहाँ पे जॉब बहुत अच्छी हो जाएगी। कुछ नई चीजें सीखेगा, नए कोर्सेज कर सकता है, ऑकल्ट में जा सकता है, एस्ट्रोलॉजी में जा सकता है, बहुत कुछ है। लेकिन एक चीज याद रखनी है, जब भी ट्रांजिट में प्लैनेट किसी भी घर में मूव करेगा, उस प्लैनेट के, वो प्लैनेट उस हाउस के रिजल्ट देगा ही देगा। जैसे मान लो अब जुपिटर ने आना है, तो मेरे को जैसे मेरे घर में अगर किसी ने, मेहमान ने आना है, तो हम क्या करते हैं? हम घर साफ करते हैं, खाने के लिए चीजें मंगाते हैं, क्या देंगे। वैसे ही प्लैनेट्स भी आने से पहले ही अपने रिजल्ट, अपनी छाप देनी शुरू कर देते हैं। इसलिए ट्रांजिट पे भी नजर रखा करो, कि हाँ, देखा करो कि ट्रांजिट किसका चेंज होने वाला है। कल किसी ने यहाँ पे प्रश्न कुंडली का पूछा था। प्रश्न कुंडली में हर 2.5 दिन के बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करता है, तो हम मून को बहुत देखते हैं प्रश्न कुंडली में। आपने देखा होगा जब अमावस्या होती है, या जब मून स्कॉर्पियो में आता है, नीच का हो जाता है, तो हमारा मूड लो रहेगा, एनर्जी डाउन रहेगी, एंजाइटी होगी, ओवर थिंकिंग होगी। क्यों होता है? आप एक नोटिस करना, अगर किसी के चार्ट में चंद्रमा नीच का है, या उसको ग्रहण लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम उसके, वो बैड हाउसेस में है, तो जब भी अमावस्या आएगी, उस पर्सन की एनर्जी लो होगी, मूड स्विंग्स होंगे, मूड ऑफ होगा। तो इस तरीके से हम प्रेडिक्शंस करेंगे। ये सिर्फ बेसिक अगर आपने अच्छे से कर लिया, और उसके बाद हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं। जितनी प्रैक्टिस, जितनी कुंडली देखोगे, उतनी आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। इवन ये मैंने कल भी बताया था कि कुंडली देखना, ज्योतिष भी एक एनर्जी है। आप खुद कहोगे कि ये चीज तो मैंने सोची नहीं थी, मेरे अंदर से ये बात आ रही है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि वो एनर्जी काम कर रही होती है। आप लॉजिक नहीं लगा पाओगे कि हाँ, जॉब मिलनी थी कि नहीं मिलेगी। सामने चार्ट बता रहा है कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन अंदर से इंट्यूशन आ रही है। उस इंट्यूशन पे जाना जरूर। आप इंट्यूशन पे जाके नक्षत्रों को देखना, ट्रांजिट में प्लैनेट्स की पोजीशन को देखना। जो आपकी इंट्यूशन होगी, वैसे ही पोजीशन बन रही होगी ट्रांजिट में। इतनी मजेदार चीज है ये, इतनी इजीली आप प्रिडिक्शन कर पाओगे। अभी कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? किसी का?
मतलब सब समझ आ गया। चलिए मैं फिर क्वेश्चन मैं ही पूछ लेती हूँ। अम, निशा जी, आपको समझ आया? प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। यहाँ तक सबको समझ आया? हाँ, आया है थोड़ा बहुत, क्योंकि इसको तो बहुत तैयारी करनी पड़ती तब समझ में आएगा, एकदम से तो कुछ थोड़ा। तैयारी नहीं है निशा जी, कुछ तैयारी नहीं है। सिर्फ जी जी आपको बस 15 दिन देने हैं, 15 से 20 दिन। जी। 15 से 20 दिन। सूर 9 ग्रह हैं। सूर्य के एट्रीब्यूट्स आपने याद कर लिए कि सूर्य हम सूर्य से क्या क्या देखते हैं। अनाज हम सूर्य से देखते हैं, बोन्स का कारक है ना। वो आपको मैं पूरी कैटेगरी लिखवाऊंगी आपको कि अगर हमने जी शरीर के रूप में देखना है तो सूर्य क्या क्या देता है। हड्डियों का कारक है जैसे, ठीक है, एनर्जी है, नेम फेम है, बहुत कुछ है। आपको ये सारी चीजें जब याद हो जाएंगी आप जोड़ पाओगे। जी ये बहुत बेसिक चीज है। फिर बस हमने जब हमें पूरी चीज याद होगी फिर हमें जोड़ के बता लगाना है कि हाँ भी ये क्या रिजल्ट आएगा। हल्दी डालते हैं सब्जी में तो पीला रंग देगी। अगर नहीं हल्दी डालेंगे, देगी मिर्च डालेंगे तो लाल लाल रंग हो हाँ जाएगा जी सब्जी का। जी बस जी ये ऐसे ही है। इस तरीके से काम करती है जी जी। एस्ट्रोलॉजी। बहुत ही आसान है। बस मेन पता क्या होता है, लोग सुन लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। वही वही प्रैक्टिस बहुत है इसमें, जितनी बहुत, हाँ। चार्ट में प्रैक्टिस करो कम हम्म। है। आ, आप ये देखो, मुझे 26 साल हो गए। मैंने पूरी एक फाइल बनाई हुई है जिसमें कैंसर पेशेंट्स जो थे, कैंसर जिन्हें था वो कुंडलियां लग गए, मर्डर जी केसेस की कुंडलियां लग गए, किडनी की जी प्रॉब्लम है उनकी कुंडलियां लग गए, पढ़ाई के लिए डिस्कस करने के लिए कि जी क्या कॉमन चीजें निकल के आ रही हैं कि इनमें ये किडनी की प्रॉब्लम आई, कैंसर की प्रॉब्लम कौन से प्लैनेट की वजह से। मैंने कल बताया था कि गुरु बहुत रोल अदा करता है, जुपिटर की प्लेसमेंट बहुत रोल अदा करती है, कैंसर देता है, लेकिन जुपिटर सबसे पॉजिटिव प्लैनेट माना जाता जी है ना। तो ट्रांजिट में मान लो जुपिटर की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, 6th हाउस में चली गई या 8th हाउस में आ गई। पर ऐसा भी नहीं है कि हाँ भी, ये नहीं आप कहोगे कि 8th हाउस में 6th हाउस में जुपिटर पड़ा है तो आपको कैंसर हो सकता है। नो, कभी नहीं बोलना आपने, बहुत कुछ जी देखना पड़ेगा आपको। जी अगर आपका लगन लॉर्ड अच्छी जगह प्लेसमेंट है, हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से हाउसेस बल देते हैं, मतलब पॉजिटिव करते हैं। तो चाहे जुपिटर यहाँ पड़ा है चाहे यहाँ पड़ा है, कोई कैंसर वैंसर नहीं होने वाला। फिर हम दशाएं भी देखते हैं। मतलब कुंडली को पढ़ने के जितने भी तरीके हैं, बस वो टूल तो भगवान ने दे दिया, उन तरीकों को हमने समझना है और याद करना जी जी। है ना। जैसे ट्रांजिट देख लिया, कुंडली देख ली, नमांश हो गया। अच्छा, आपने सुना होगा जुड़वा बच्चे होते हैं लेकिन दोनों की नेचर फर्क होती है। जी तो आपको देखने जाओगे तो वो कुंडली बिल्कुल सेम मिलेगी। जिसका एक्सीडेंट हुआ है ना, मैंने बताया आज जिस लड़के का, वो जुड़वा ही है। तो जी उनकी जी। मदर की मुझे ये कॉल आई कि बेटी तो ठीक है, इसको कैसे चोट लग गई। इसका मतलब उसको लगने वाली है। हम्म। उनका फोन इसलिए था कि इसका मतलब अब इसको भी लगेगी चोट। मैं कि नहीं लगेगी। अरे कुंडली तो सेम है। उसकी डी60 चार्ट देखते हैं हम। मतलब जी कुंडली का वर्गा। 60वां हिस्सा। हाँ हाँ, D60 वर्गा देखेंगे। जी, है ना। तो हम अलग, ये नहीं, हमने आंख बंद करके बिल्कुल किसी को नहीं बोलना कि हाँ भी एक्सीडेंट हो जाएगा, ये है वो है। पहले चार्ट को बहुत अच्छे से समझना है। कल मैंने जैसे कहा आपको कि किसी मेरी एक क्लाइंट को बोल दिया कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजरी के पास गए थे कि हाँ भी तुम्हें उम्र कम है, ज्यादा लंबी उम्र नहीं है। उनको ये सुन के ही पैनिक अटैक आ रहे हैं। बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज है एस्ट्रोलॉजी। आप सिर्फ एक ग्रह मान लो, अगर यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है और शनि की महादशा आ रही है, तो ये नहीं कहोगे कि बीमारियां लग जाएंगी आपको, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं,
इसमें तो प्रेडिक्शन में भी बहुत सावधानी रखनी पड़ती है बहुत कि बहुत। सामने वाले को हाँ, मतलब आपने डिग्रीज मायूस देख। ना हो। जी, बिल्कुल। हाँ है ना वो सावधानी, वो कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली चीज है। जैसे आज जी मैंने, उन्होंने बताया कि बेटी का एक्सीडेंट ना हो जाए, अब 2 दिन में ना हो जाए, मैं अब इसको जाने ही नहीं दूंगी कॉलेज। उनके मदर का ये चीज थी कि अब मैंने कहा अच्छा, पहले आपके बेटे की तो चोट लगी होगी, आई थिंक मैंने उनको बताया 1.5 साल पहले ऐसा कुछ हुआ होगा, तो लगी थी आपकी बेटी को चोट? कहते नहीं। तो फिर कैसे? पर एक माँ है ना, माँ ममता तो होती है, हम्म, माएँ माएँ डर जाती हैं। तो मैंने उनको फिर कहा कि जी नहीं, कि ऐसा कुछ नहीं है, D60 चार्ट में बिल्कुल डिफरेंट, मतलब वो चार्ट बन के आ रहा था, तो वो नहीं होगा। हम्म, लेकिन कुंडली देखने की टेक्निक्स जो मैंने बताई है, वो सब सब जगह सेम है, चाहे आप नमांश देख रहे हो, मतलब कुंडली का 9वां हिस्सा, वो हम आगे पढ़ेंगे, और टेक्निक सेम होगी। लेकिन इन चीजों को अगर आपने समझना है, और प्रैक्टिस करके ही आप समझ सकोगे। जब तक इनके एट्रीब्यूट्स याद नहीं होंगे, इनके एस्पेक्ट्स, इनके एलिमेंट्स, तब तक आप कुंडली नहीं पढ़ सकोगे। आपने अगर सूर्य को देख लिया कि हाँ भाई सूर्य ये देता है, बस इतनी चीज याद कर ली, आपके पास कोई भी क्लाइंट आ सकता है, आपके पास एक किसान की कुंडली आ सकती है कि मुझे फसल मेरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो हम्म उसके उसके भी प्लैनेट्स अलग हैं। आपके पास कोई पॉलिटिशियन आ सकता है कि हाँ भाई, तभी, क्योंकि एट्रीब्यूट्स में सब भगवान ने, ऋषि पराशर जी ने सब कुछ बताया हुआ है, हर चीज का आंसर है इसमें, किसी के पर ये पास नहीं। बहुत बड़ा है। हाँ एट्रीब्यूट भी बहुत बड़ा है, मतलब चाहे बहुत। प्लानेट का करो या राशि का करो, हर बुक्स में अलग अलग है और इतना जी, है कि थोड़ा पूछो मत। हाँ, तभी पूछो तो, मत। देखो तभी तो इन्होंने, आपने देखा होगा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अलग बन गया कोर्स। अगर हम जी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आप कहोगे कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, इतनी वास्ट है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। जी 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 मैं खुद, जैसे रिसर्च की थी मैंने, मेरे पास आए थे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में स्टॉक मार्केट सिखाई जाती है कि कौन सा जी शेयर बढ़ेगा, कौन से आज कौन सा शेयर लेना चाहिए। वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का एक अलग से पूरा कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ आप 2 दिन में 3 दिन में कर ही नहीं सकते कवर। मेडिकल पर ये सब एस्ट्रोलॉजी। इसी से तो निकला हुआ है, ये सब मेडिकल, ये फाइनेंस, ये सब इसी वैदिक से ही निकला हुआ है, जी एस्ट्रोलॉजी से। हाँ, है सब वैदिक का, लेकिन हम्म, फंडा यही है। वर्ग अलग अलग हो जाते हैं तो उसके अलग पूरे हाँ, रूल हो जाते हैं। जी, फंडा यही है, रूल यही है देखने का। जितना आप गहराई में उतरते जाओगे उतना निकालते जाओगे, ये ऐसी चीज है। मतलब एक ऐसे तरीके से याद हो जाने चाहिए आपको ग्रहों के एट्रीब्यूट्स, हाउसेस के एट्रीब्यूट्स, कि आपको नंबर नंबर बता दे कि एक नंबर पे कहाँ पे कुंडली अपने आप दिमाग में छप जाती। जी अगर 7 नंबर यहाँ लिखा है तो ऑब्वियसली 1 यहाँ आएगा, ठीक है ना? 8 लिखा है तो 2 यहाँ पे आएगा। और हाँ, जी फिर आपको कई बार देखने आपने एस्ट्रोलॉजर्स देखे होंगे, कुंडली देखते ही नहीं, चेहरा देख लेते हैं, हाँ है ना? डेट, इवन इतनी प्रैक्टिस होती है, उनको ये भी याद होता है कि 1975 पे, 1977 में जुपिटर यहाँ पे प्लेसमेंट होगी। प्रैक्टिस, कोई वो ये नहीं होती, कोई विद्या नहीं होती, तंत्र विद्या या कोई साधना नहीं की होती, वो प्रैक्टिस से होती जी है ना? तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा, है ना? आप निशा जी पहले एस्ट्रोलॉजी करते आए हो, है ना? मैं एक्चुअली, मेरे ससुर एस्ट्रोलॉजर थे अच्छा जी। बहुत पहले। अब तो मेरे ससुर की डेथ हो गई, तो मेरे को शौक है, तो मैं ऐसे करते रहती हूँ कुछ करते ना कुछ रहते हो। सेल्फ स्टडी। काफी कुछ फिर तो समझ लिया होगा आपने। हाँ जी, तो ये प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी की, हाँ भी सीखना आसान आसान है, मुश्किल नहीं है। 15 से 20 दिन लगते हैं आपको चीजों को याद करने में, उसके बाद आप खुद ही प्रैक्टिस करने लग जाओगे।
मैंने है ना न्यूमरोलॉजी करी हुई थी, तो इसलिए थोड़े बहुत प्लैनेट्स के बारे में मेरे को पता है उसमें हम्म इसका। हम्म पर न्यूमरोलॉजी करी तो मेरे को ऐसा लगा, मेरे को जमा नहीं हुआ, हम्म मेरे को ट्रस्ट नहीं आया न्यूमरोलॉजी। मैं बोली बेस्ट एस्ट्रोलॉजी है, क्योंकि ये अपना एस्ट्रोलॉजी है। पुराना है। हम्म ये न्यूमरोलॉजी तो अभी का है, सब इन लोगों का निकाला हुआ है, पर ये तो हम्म अपना वैदिक है, पुराना है। हम्म तो इसलिए फिर मैंने इसमें मतलब अब देखो, रुचि न्यूमरोलॉजी में दिखाई थी। 4 नंबर को हम राहु मानते हैं। जी। अब यहाँ पे और 4 नंबर राशि चंद्रमा की आ जाती है। चंद्रमा। तो आप किसको आप वो करोगे? लेकिन जब लॉजिक वही तो लगाओगे, चेक करोगे, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ही फिट बैठेगी जब प्रिडिक्शन फिट करने जाओ। बैठती है प्रदर्शन। न्यूमरोलॉजी का मैंने बस ये देखा है कि हाँ, नंबर से आप ये समझ लोगे कि हाँ भी ये, जैसे मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 आ रही है, तो कंफ्यूजन है, वो बंदा कंफ्यूजन वाला होगा। बस इतना ही बता पाओगे, और ज्यादा से ज्यादा इतना बता दो कि उसके जो शुक्र के एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको हम्म। याद होंगे, तो आप प्रिडिक्ट कर दोगे। लेकिन आगे क्या, जी वो आप जी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, नाड़ी से ही कर सकते हो आगे की प्रिडिक्शन कि कैसे। नहीं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी तो पूरा 100% सही है, क्योंकि मेरे ससुर थे तो उन्होंने हमारा वैवाहिक जीवन पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा ऐसा ऐसा रहेगा, तो हम्म। वैसा ही रहा। जी। कोई उसमें फेर फार नहीं था। उस जी समय जी। हमको तकलीफ भी थी हमारे शादी के समय। हम्म हम्म उसके बाद हम्म बोले तो अच्छे रहो जाओगे करके, तो हम्म है क्या, वैसे मतलब सही हुआ, 100% सही हुआ वो सब बिल्कुल चीज। होता है, बिल्कुल होता है। उसमें कुछ निगेटिव भी था, कुछ पॉजिटिव भी था, पर सब हम्म सब सही रहा। लेकिन जब हम निशा जी खुद पढ़ना जानते हैं, और जब ये देख लेते हैं ना कि हाँ ये दशा आने वाली है, जैसे मैंने कल बताया था कि हाँ भी हम्म। एक्सीडेंट होने वाला है, तो चीजें तो होके रहेंगी। लेकिन हम लोग कहते हैं फिर अगर होनी है तो फिर ज्योतिष के पास जाए क्यों? भगवान ने ये टूल दिया क्यों? इसलिए कि हाँ, नहीं, वो अवेयर होने के लिए। चीजें चीजें होगी, पर जो उस समय जो कष्ट होगा वो कष्ट कम होगा, कम क्योंकि जो होगा। लिखा हुआ है वो तो होगा, बिल्कुल पर होगा। कम होगा। होनी असर होनी कम होके होगा, जैसे रहेगी। अपन रेमेडी यूज कर लिए तो कम होगा उससे। हम्म होनी होके ही रहती है, ये कंफर्म है, होनी होके ही रहेगी। वो नहीं टल सकती। हाँ, उसके रिजल्ट्स कम हो सकते हैं। जी साहिल जी। हाँ। हम्म। दीदी, वैसे तो बहुत ही ब्यूटीफुल साइंस है। छोटी सी एक चीज पूछनी थी। हम्म। हमारा एक्चुअल में शायद ये ऐसा नहीं है कि बिलीफ सिस्टम काम करता है चीजों के ऊपर। हम्म जैसे अगर, जैसे आपने एग्जांपल्स जो जो दी थी किसी को, हम्म आपने कहा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तुम्हारा पकड़ा जाएगा। हम्म एग्जांपल दिया ना अभी थोड़ी देर पहले। हम्म और सेकंड चीज बोली है कि जो जुड़वा भाई बहन थे हम्म और किसी के चोट लग गई थी, तो हम्म उनकी मम्मा ने, अब ये उनके माइंड में डर था कि कहीं दूसरे को ना लग जाए, दूसरे को ना लग जाए, बिल्कुल। है ना। बट अगर ये चीज बोल देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बिलीफ सिस्टम उनका काम करता है और वो चीज हो ही जाती है फिर? देखो, अब जैसे, हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि जैसा हम सोचते हैं, यूनिवर्स को हम जो मैसेज देते हैं वो काम करता है ना। बिलीफ अगर हमने कर लिया, जैसे कल वाले केस में बताया था कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया कि लाइफ कम है, तो उनको डर ही बैठ गया, उसी से उनकी हालत खराब हो गई। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ दीदी। हम्म प्रीति दीदी भी है यहाँ पर। बचपन में ना कोई हमारे यहाँ पे पामिस्ट पामिस्ट आया था, हम्म। और उन्होंने हार देख के ना मेरा बोला कि इसके ना लाइफ में 2 शादियां हैं। ओके। बाय गॉड, मैं लाइफ लॉन्ग डरता रहा। अच्छा जी। जब कभी भी मान लो मैंने अगर किसी को अप्रोच नहीं किया, अगर कोई मुझे सामने से अप्रोच करता था, हम्म। ठीक है, मेरे माइंड में पहले क्वेश्चन ही ये आता था, हम्म 2 शादियां क्यों? और कभी चीज स्टेबल नहीं रह पाई हम्म उनके साथ। कभी ना कभी मतलब ये चीज, मतलब इतना ज्यादा इन्फैक्चुएशंस होती थी, हम्म फिर भी मतलब वो कभी आगे चल नहीं पाती थी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था। हम्म और फाइनली मैंने ये फिर एस्ट्रोलॉजी थोड़ी बहुत सीखी, मैंने कोई बहुत ज्यादा नहीं, मास्टरी नहीं की, मतलब मैंने जी। कहते हैं कि हाँ ठीक है, कोई 40 डेज किया था मैंने, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की। हम्म।
अब चीज है, मैं भी किसी ना किसी इशू में फंसा हुआ हूँ इस करंट टाइम में भी। हम्म आप तो शायद सुबह की क्लासेस लगा नहीं रहे तो करके हम्म मतलब वो चीज का नहीं पता लग पा रहा है। मैं भी आपके साथ कोई केस शेयर करना चाहता हूँ। हम्म और हमारी कोई प्रॉपर्टी है, वो स्टक्ड है। हम्म और मेरे फादर को जो जो टाइम दिया गया था हम्म वो सारे साल निकल गए हैं, 40 साल ऊपर हो गए, 40 इयर्स ऊपर हो चुके हैं। हम्म एस्ट्रोलॉजी में ही मेरे फादर बिलीव करते थे, तो वो करते रहे। लास्ट मोमेंट्स पे एक टाइम ऐसा आया कि उनका बिलीव टूट गया था एस्ट्रोलॉजी से। हम्म ये शायद ये था कि हर एस्ट्रोलॉजर ये बोलते थे आपकी प्रॉपर्टी जो है स्टक्ड, वो निकल जाएगी। हम्म तो ये होनी तो थी 1980 में, खाली हम्म 1980 में। हम्म 1980 से बाद अब समझ लो 45 साल ऊपर निकल गए हैं, हम्म हुई निकाली ही नहीं हुई है। हम्म जिन्होंने कब्जा कर रखा है बहुत पक्के तरीके से कर रखा है। और जो जो रेमेडीज बोली है सारी रेमेडीज की है, हम्म हमेशा की है। हम्म यही चीज तो है साहिल जी, सीखने वाली या मतलब समझने वाली। अब जैसे प्रॉपर्टी है, कोर्ट केस आ गया, हम्म, हाउसेस देखेंगे, उसकी प्लेसमेंट देखेंगे, देन ट्रांजिट देखेंगे, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसकी कुंडली देखी जाएगी। ठीक है जी। ठीक है, उसकी कुंडली देखी जाएगी। अब प्रॉपर्टी के कारक ग्रह देखे जाएंगे। प्रॉपर्टी के कारक ग्रह कौन से हैं, तभी मैं कह रही थी एट्रीब्यूट्स बहुत जरूरी है पढ़ने। फिर उस ग्रह की प्लेसमेंट देखी जाएगी, उसके हाउसेस देखे जाएंगे। देन 11th हाउस, लाभ, मतलब जीत होगी कि नहीं होगी, चाहे कोई भी कोर्ट केस है, आप 11th हाउस को देख लो। केस किया ही नहीं है अभी ना मैम उसका। अब फाइनली पहले चल रहे थे कोर्ट केसेस, हम्म बट 26 इयर्स कोर्ट केस चला है, 26 साल। हम्म उसका कभी रिजल्ट नहीं निकल के आता था। फाइनली वो लोग तंग बहुत ज्यादा करते थे, तो डेथ वाला थ्रेट भी मिलता था। ओहो। इसलिए फिर फाइनली ये किया कि कोर्ट केसेस बंद किए। रेंट कोई मिल नहीं रहा। हम्म बाकी 10% प्रॉपर्टी के कारण 90% प्रॉपर्टी भी सफर कर रही है। हम्म मैंने जॉब भी छोड़ी है इसके पीछे। हम्म और सारा कुछ मतलब उसी चीज के, एक छोटी सी चीज के पीछे कोर्ट केस तो आप जिंदगी खा जाते हैं। खा जाते हैं। जिंदगी खा जाते हैं, एक बीमारी ना हो किसी को और एक कोर्ट केस, समझ लो लाइफ का ये रस अपने ही इंडिया खत्म। में है। ये अपने इंडिया में ऐसा है। मतलब हाँ। इंडिया का लॉ ऐसा है। हाँ। बट यस। अगर यही चीज हम कहते हैं कि लेट्स से अगर ये कोई अरेबिक कंट्री के अंदर यही चीज हो, हम्म तो कोर्ट केस है ही नहीं। वहां हिम्मत ही नहीं है ऐसे सीधा कब्जे रिजल्ट। करने की किसी की। लॉ पहली बात। हमारा कमजोर है। हाँ, हाँ। हमारा लॉ कमजोर आ गया ना यहाँ पे। हाँ, वहां हिम्मत ही नहीं है किसी का कब्जा कर जाए कोई। नहीं रहना, पति पत्नी को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ खत्म कर देते हैं। हम्म। वहां की तो बात ही ये अलग है। मतलब मैं ये कहता हूँ कि ये क्वेश्चंस जो जो ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी बनाई गई है, ये बनाई गई है अगर तो सारों के लिए यूनिवर्सल बनाई गई है ना, एक ही चीज हम्म बनाई गई है हम्म इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट समबडी इज लिविंग इन यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हम्म है ना, दुबई और हम्म इंडिया में कहीं पे भी है। हम्म तो ये सारा कुछ है। अब हम किसी की कुंडली देखते हैं, एक इंसान की कुंडली देखते हैं, कोई यूएस में बैठा है, ठीक है, उसको रिजल्ट्स, अगर यही लॉ वाला मतलब कोर्ट केस वाला काम है वो जल्दी फिनिश हो जाएगा। वही एक हम्म इंडिया के ऊपर यही चीज आ जाती है, वही चीज सारी उम्र लग जाती है, ये सेम तो है, चीज। बिल्कुल। ये यहाँ पे मतलब फिर ये कंट्री वाइज कैसे फर्क कैसे हो जाता है, नहीं, फर्क मतलब नहीं यहाँ पे होता, कोई। देखो चार्ट वही होगा, रूल यही होंगे, चार्ट यही होगा, वही चीज काम करेगी करेगी। मैंने तभी कहा ना डीप है बहुत स्टडी। जैसे अभी सेम मैंने एक प्रेडिक्शन आपको बताया कि हाँ भी जुड़वा बच्चे हैं, आपने बिल्कुल सही चीज बोली। इंडिया में वही रूल है और दुबई में वही रूल है, तो कहीं ना कहीं लेकिन उनके प्लैनेट सपोर्ट कर रहे होंगे, दशाएं सपोर्ट कर रही होंगी। जब निकालोगे ना आप, अब जैसे मान लो मैंने अभी तो हमने 10% भी डिस्कस नहीं किया, हमने सिर्फ अभी लगन असेंडेंट को डिस्कस किया है। फॉरेन कंट्री में मान लो अब आपका जन्म इंडिया में हुआ लेकिन रहे आप फॉरेन में रहे हो,
तो आपका जन्म स्थान की जगह उस फॉरेन अदर लैंड के हाउस को देखा जाएगा, आपके जन्म स्थान को नहीं देखा जाएगा, आपका अदर लैंड देखा जाएगा। फॉरेन कंट्री जैसे 11th हाउस 12th हाउस, उसको देखेंगे। ये बहुत डीप है। तब मेथड्स चेंज हो जाएंगे, हाउस चेंज हो जाएंगे। आप कुंडली देख के पता लगा लोगे कि अगर आपका जन्म हुआ, आप अपने जन्म स्थान से दूर रहोगे। और ये भी होता है कि वो फायदेमंद है कि नहीं है। मैंने परसों नरसों एक चार्ट आया था मेरे पास, मैंने उनको कहा था आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जन्म स्थान पे आपका कैरियर ग्रोथ नहीं करेगा, आपको शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो यस, फर्क पड़ता है। फिर वो चार्ट चेंज हो गया समझ लो, फिर वो कुंडली देखने की टेक्निक चेंज होगी। हम मतलब अगर वो अदर स्टेट में या अदर कंट्री में रह रहे हैं तो उनके हाउसेस के एट्रीब्यूट्स, उनके हाउसेस अलग तरीके से देखे जाएंगे कि ये बंदा बाहर रह रहा है। जैसे मान लो 4th हाउस हमारा जन्म स्थान है, और मेरा जन्म स्थान अगर देहरादून में हुआ है तो मैं देहरादून को ही के मेरे को सूट करेगा कि नहीं, मैं 4th हाउस में देखूंगी। अगर 4th हाउस में केतु राहु आ गए, जो मर्जी कर लो, आपको जन्म स्थान चेंज करना पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो वहां आपकी लाइफ अच्छी नहीं बीतेगी। फिर मान लो मैंने स्टेट चेंज कर ली, फिर मेरे को वो सिटी मतलब सूट करेगी कि नहीं, उसके लिए हम 11th 12th हाउस देखेंगे। फिर हम 4th हाउस को भूल जाएंगे थोड़ा। 4th हाउस काम आएगा लग्जरी के लिए, मदर के लिए, घर मिलेगा कि नहीं, गाड़ी मिलेगी कि नहीं। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो रास्ते में बहुत कुछ आता है, तो यही थोड़ी कि सीधी ही चलेगी गाड़ी, राइट भी मुड़ेगी, लेफ्ट भी मुड़ेगी। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए हाउसेस भी चेंज होते जाएंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। टफ लग रही है। नहीं, टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। जब आप पढ़ोगे ना इसको, पता है इस तरीके से, मैं देखो टफ, बिल्कुल टफ नहीं है, आप इसको एकदम इंटरेस्टिंग है बहुत। यस। जितना जाता जाओगे मन करेगा कि और आगे बढ़े और आगे हाँ, बढ़े, पर इसका अंत नहीं है पर। अंत नहीं है। निशा जी अभी भी पढ़ रही हूँ मैं, पीएचडी करने के बाद भी पढ़ रही हूँ। हाँ कि और कुछ समझ आए और कुछ करे। जी। तो ये अंत नहीं है इसका, लेकिन हाँ मजा आता है करने का। ये नेक्स्ट लेवल की एनर्जी है, मतलब कि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी, आपको खुद भगवान खुद गाइडेंस देते हैं। पर मैं ना सबको लेकिन ये चीज कहूंगी कि अगर इस लाइन में आना है, एस्ट्रोलॉजी पढ़नी है, सीखनी है, आपको अटेंशंस क्लियर रखनी चाहिए। सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं कि हाँ भी किसी को डरा दिया, जो आजकल हो रहा है, डरा दो, डर बेचा जा रहा है, 7:30 आ जाएगी बस। वो फिर वो इंसान क्या करेगा, नगों के पीछे पड़ेगा, पंडितों के पीछे पड़ेगा कि बस मेरा कुछ कर दो, 7:30 से बचा लो आप मुझे, जबकि कुछ भी नहीं है। मेरे भी बेटे के लिए किया था, काल सर्प योग है, इसके लिए हम्म। पूजा जल्दी से करवा लो नहीं हम्म। तो जेल जा सकता है, ऐसे बोला गया था। मैंने करवाई उसकी पूजा। 21,000 लगे मेरे उसमें। डर लगता है ना फिर अपने बच्चे के लिए, तो हाँ, करते तभी हैं। तभी तो प्रीति जी, मैं इस चीज के बड़े मैं चाहती हूँ एस्ट्रोलॉजी ये टूल तो सबके पास होना चाहिए और आना चाहिए सबको। जब नॉलेज होगी तो आपको समझ आ जाएगा। अब काल सर्प क्या है कि राहु केतु के एक्सेस में सारे प्लैनेट्स आ गए तो काल सर्प दोष हो गया। उसमें ये चीज होती है कि लाइफ में रिजल्ट्स लेट मिलते हैं इंसान को, इमोशनली मेंटली कुछ ना कुछ एंजाइटी, ट्रोमा, डिप्रेशन रहता है। ये है काल सर्प दोष। पूजा कराना गलत नहीं है ना, लेकिन सही तरीके से हो। अब पूजा भी तो सही तरीके से हो। आपने कहाँ कराई थी? मतलब मासी जी के नोन थे बठिंडा में, वहां करवाई थी। ओके, क्योंकि इसकी पूजा महाराष्ट्र में इनका मंदिर है, वहां पे जाके होती है, और हम्म। हर 12 साल के बाद करानी चाहिए। कोई भी बड़ी पूजा सिर्फ 12 साल तक रिजल्ट देती है। मैंने लास्ट ईयर ही करवाई है। हम्म। श्योर नहीं हूँ अब, अभी शेयर्ड है ना मेरी स्क्रीन, हाँ दिख रहा है? हाँ, ये आप खुद सीखोगे, आज कुंडली नहीं नहीं, डिस्कस मैं नहीं मैं करनी। वैसे नहीं, मैं आपको जी। वैसे ही दिखा रही हूँ कि ये है हम्म। जैसे बेटे की ना, ये है।
तो इसमें मेरे को सिर्फ एक डाउट क्या आ रहा है, जैसे ये केतु और है ना, ये देखो, ये इसके बीच में हम्म ही आ रहे हैं सारे के सारे हम्म ग्रह, ये बेटे का ही है ना। हम्म 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 तो हम्म। ये प्योर मतलब कालसर्प भी हो गया क्या? देखो, इसमें काल सर्प दोष कहा जाता है, जैसे मान लो कोई मून यहाँ पे हो जाता, फिर काल सर्प दोष कैंसिल होता। ये एक ही एक्सेस के हाउसेस में आ रहे हैं, तो यस है। पर इसमें जैसे इसमें और भी आ रहे हैं ना, राहु और केतु के अलावा ये नहीं, हम मून हाउसेस को वीनस देखते हैं, नेपच्यून। हम हाउसेस को देखते हैं। हम्म। एक मतलब ही आप साइड अगर पे कह रहे सारे हो आ ना कि मतलब राहु यहाँ है तो यहाँ आ गए ये प्लैनेट्स, ऐसे नहीं देखा जाता। अगर ये प्लैनेट्स यहाँ होते, इस जगह होते, इस जगह होते, इस जगह होते, तो नहीं होता। मतलब हाफ में ही आ गए ना, राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट्स आ गए, बट हाँ पर हाँ। इसके साथ लेकिन भी तो आ रहे हैं। दो मत हैं इसमें, दो मत भी हैं। जैसे राहु को क्रॉस कर लिया मून वीनस ने, लेकिन हाउस एक ही है, तो यहाँ पे काल सर्प के उतने खराब रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ये चीज है। ठीक है। और एक चीज बस मैम मेरे माइंड में, क्योंकि जरूर एक जरूर। डाउट, एक डाउट है, ये जैसे मेरे ब्रदर, अभी आप जैसे कह रहे थे ना, कोर्ट केस अगर जीतेंगे या नहीं, या बेटे का योग मिलेगा या नहीं, जैसे मैंने आपको कल कहा था, ये हम्म ब्रदर का है, ये मेरे भतीजे का ही है। तो हम्म। मोटा मोटा, मतलब बहुत डिटेल में भी नहीं पूछ रही, मोटा मोटा देख के क्या लगता है, जैसे फिफ्थ हाउस मैंने में कल क्या ब्रदर के बोला था, ये राहु। राहु है, फिफ्थ हाउस में राहु है, हम्म बेटे से सेपरेशन है, बट ये हम्म। टाइम बिंग है या लॉन्ग टर्म ही है? ये लॉन्ग टर्म ही है, यहाँ बैठा है ना। ओके। और ये इसकी, बेटे की राशि है, मतलब भतीजे की राशि है, तो उसके भी मतलब फादर का नहीं है उसके? आप ये देखो ये हाउस कौन सा है। ठीक है। एक ट्वेल्थ। तो राशि यहाँ आ गई, और फादर से बेनिफिट बहुत रहेगा, इसको हमेशा मिलेगा। और यहाँ पे भी 10th लेट है, लेकिन ये रहेंगे दूर, पर ये अलग नहीं होंगे, इन टच रहेंगे ये। पर मुश्किल है इनका आना, लेकिन हाँ ये चीज जरूर है, ये लड़का जब बड़ा होगा तब जरूर आएगा। और इस लड़के को फादर से बहुत कुछ मिलने वाला है आगे। 10 साल पड़े हैं, अभी 8 साल। नहीं, मैं एक चीज बता देती हूँ। मई के बाद इस लड़के को, मतलब इसकी अटैचमेंट इतनी फादर से बढ़ जाएगी, ये खुद जिद करेगा। मई के बाद होगा लेकिन। बट और कोर्ट आपके केस में नहीं आपके भाई टिकेगी। के चार्ट में ये है कि मई तक कुछ पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन मुझे चांसेस कम दिख रहे हैं अभी। राहु है, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन। और ये देखो ना, मैंने अभी क्या समझाया था, केतु, राहु भी है, केतु भी है, तो ये थोड़ा सा टफ है। कोर्ट केस जैसे अभी हम चाइल्ड कस्टडी का डालने वाले हैं, अभी डाला नहीं हमने चाइल्ड कस्टडी का, डीवी का ही तो चल रहा है। डालना चाहिए था आपको, पहले डालना चाहिए था। मैम वो हमें जो बोला ना कि पहले विजिटेशन तो मिले ताकि बच्चा आपके साथ अलाइन हो जाए, फिर डालो चाइल्ड कस्टडी का। तो अभी तक विजिटेशन के ऊपर ये मतलब रिप्लाई नहीं डाल रही भाभी, और कोर्ट में बार बार उसको डेट पे डेट मिल रही है, हर बार डेट मिल जा रही है, मतलब हम तो यही परेशान हो गए कि रिप्लाई भी नहीं डाल रही है और उसको डेट पे डेट मिली जा रही है। आपको कस्टडी पहले डालनी चाहिए। और थोड़ा सा ना आपके भाई का चार्ट है थोड़ा, इनकी दशा कौन सी चल रही है। अच्छा ये है अभी। ये बहुत परेशान है इस टाइम पे, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, इनको हेल्थ इशू भी आ रहा होगा। हार्ट अटैक आ गया मैम, हाँ। बेटे से अलग होते ही उसको 2 महीने में ही आ गया। हम्म। हम्म, मतलब जून में डाला वैसे, और जुलाई के एंड में आ गया। 15 जून में डाला केस, और जुलाई के एंड में 27 को, मतलब 25 को एक्चुअली हार्ट अटैक आ गया उसे। हम्म 13 घंटे बाद उसको हॉस्पिटल लेकर गए, वो अकेला था वहां पे। हम्म तो तब भी सरवाइव किया लकीली। हम्म 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 95% ब्लॉकेज हुआ है उसको।
ये है मैम दशा। आप बोल दो, आप खुद ही बताना दशा कौन सी है। जो जितना मैंने समझाया है आप खुद थोड़ा ट्राई करो बोलने की। चलो एक प्रैक्टिस करो आप खुद ही। कौन सी दशा चल रही है? मुझे इतना समझ नहीं आता मैम ये। ओके, पर चलो जितना मैं चार्ट देख पा रही हूँ प्रीति जी, यस, थोड़ा सा मई के बाद हेल्थ का भी इनका ध्यान रखना पड़ेगा। मई के बाद और ज्यादा। अब मैंने क्यों बोला मई के बाद, आप चार्ट की तरफ देखो, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आ रहा है जुपिटर, तो इनका हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हम्म। लाइटली मत लेना। इमोशनली इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। अकेले मत इसीलिए छोड़ना। इसीलिए मूव कर रहे हैं मैम, सब कुछ यहाँ पे होते हुए भी सब छोड़ के जाना पड़ रहा है उसके पास की। बहुत ज्यादा डाउन है मैम। हम्म। बुध में राहु चल रहा है शायद उसके ना, बुध में राहु 2027 तक है। देखो राहु ही आ गया ना फिर, फिफ्थ हाउस, उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, औ- औलाद से रिलेटेड। हम्म। ठीक है, अभी मैंने आपको ट्रांजिट बताया था। अभी आप ये देखना, जैसे अभी 27 मार्च 2026 है। ठीक है, आपका होमवर्क है प्रीति जी। ठीक तो है। आज का ही टाइम डाल के, मैं आपको एक दे देती हूँ, एक हिंट दे देती हूँ। आज का ही टाइम डाल के देखना राहु केतु कहाँ चल रहे हैं। मुझे तो दिख गया, पता कहाँ है, ठीक है। ट्रांजिट में। ठीक है, समझ गई ट्रांसिट ठीक में। है, यहाँ चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, यहाँ चल रहे हैं, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि मैरिज में प्रॉब्लम क्यों आई, आगे क्या होगा, कौन कौन से हाउसेस एक्टिवेट हैं, कहाँ देख रहे हैं। फिर ये ही नहीं होता, कुंडली बहुत कुछ बताती है। अब ये यहाँ राहु है तो यहीं के रिजल्ट नहीं मिल रहे, एस्पेक्ट्स के रिजल्ट नहीं मिल रहे, इसकी डिग्री भी बताएगी, यहाँ के भी रिजल्ट मिल रहे होंगे इनको, यहाँ के भी रिजल्ट मिल रहे होंगे। सिर्फ हम्म। एस्पेक्ट के रिजल्ट नहीं है, बहुत कुछ है। तो जैसे आपने कहा कोर्ट केस जीतेंगे कि नहीं, वो 11th से पता चलता है, तो यहाँ तो नेपच्यून और केतु दिख रहे हैं, तो मतलब हम्म। वो। देखो नेपच्यून को प्राशरी ने अभी उतना नहीं माना कि, वहां पे फिर मैंने क्या बोला था, दशा देखेंगे, ट्रांजिट देखेंगे, हम्म। दशा देखेंगे, ट्रांजिट देखेंगे। हम्म। तो इनको एक चीज जरूर बोलूंगी, जितना जल्दी हो सके कस्टडी का डाल दो, क्योंकि जुपिटर हेल्थ डाउन तो करेगा, कोर्ट केस जिता सकता है, लेकिन हम्म। वो 1 साल का पीरियड रहेगा ठीक है। यहाँ पे। लेकिन रेमेडीज बहुत काम करेगी, रेमेडीज बहुत काम करेगी। ये नॉनवेज ड्रिंक एग स्मोक तो नहीं करते? नॉनवेज खाते, बाकी नहीं, ड्रिंक और स्मोक नहीं करते। ये शनि है, शनि, बिल्कुल भी नहीं करना, हम्म। बिल्कुल नहीं करना। शनि, हार्ट से प्रॉब्लम जो होती है वो शनि देते हैं, शुगर, हार्ट से दिक्कत, शनि हम्म। देते हैं। हम्म। आपको खुद ही दिख जाएगा, आप उनको करने ही नहीं दोगे, आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भी ये क्यों हो रहा है। हम्म। बिल्कुल नहीं करने देना। आपने कहा मरकरी की दशा है, एक राशि देखो यहाँ है बुध की, एक राशि औलाद के घर, हम्म। औलाद से संबंधित कष्ट। अभी तो हमने सिर्फ यही देखा है। ठीक है, हम्म। मरकरी यहाँ बैठा है, लेकिन तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि क्या रिजल्ट मिल रहे हैं आपको, औलाद से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब कोई ना कोई कष्ट, दुख, तकलीफ, चाहे वो दूर रह रहा है। जी साक्षी जी, बिल्कुल बनेंगे, तभी तो आए हैं आपके पास। है ना? तो इस, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना उतना सीखोगे। अपने घर की कुंडलियां ही इतनी हो जाती हैं कि हाँ भाई देखो, एक लेकिन पता क्या है, प्रैक्टिस का एक तरीका होता है। एक चार्ट को पकड़ो,
आपके बच्चों से शुरू करो कि कैसे चल रहा है लाइफ, उसकी कैसे चल रही है। फिर उस प्लैनेट्स के जब एट्रीब्यूट समझ आएंगे, उनका कनेक्शन हाउसेस के साथ समझ आएगा, राशियों के साथ समझ आएगा, नक्षत्र के साथ समझ आएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। फिर हम उसकी रेमेडी निकालेंगे। हम्म। फिर हम उसकी रेमेडी निकालेंगे। तभी तो ये कोर्स लेके आई हूँ मैं। इसकी जो कोर्स की टाइमिंग होगी, हम लोग 50 क्लासेस होंगी, जिसमें 30 क्लासेस थ्योरी होगी। बाकी थ्योरी के साथ साथ जब हम बेसिक अपना कर लेंगे 20 क्लासों के बाद, थ्योरी के साथ साथ तब प्रैक्टिस भी होगी, प्रैक्टिकल्स भी होंगे। मतलब कि हम कुंडली खुद प्रेडिक्ट करना सीखेंगे साथ के साथ। और वो भी ऐसे नहीं प्रो लेवल के कि आपके पास अगर कोई कुंडली आए तो आप देख के बता सको कि हाँ भाई ये पोजीशन है। मतलब पूरा प्रोफेशनल इसको आप आगे लेके जा सकते हो, चाहे एस्ट्रोटॉक पे या एस्ट्रोसेज पे या जो भी एप्स हैं, आप वहां पे इंटरव्यू देके अर्निंग भी कर सकते हो। इतना मैं प्रो कर दूंगी आपको। 50 क्लासेस होंगी ये। और ठीक है, कोर्स की फीस इसकी 20,000 है। आप 2 अमाउंट्स में भी दे सकते हो इसको, 14 दिन के अंदर। देन 21,000 है। पहले 10,000 भी पे कर सकते हो आप। और जितना प्रैक्टिस करेंगे सीखेंगे हम इसकी, और 3 दिन क्लासेस होंगी इसकी वीक में। वो बैच के हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या टाइमिंग्स होंगी। और जिसको जो टाइम सूट करेगा वो मुझे बता देगा, तो हम शुरू कर लेंगे। जितना पढ़ोगे, सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी समझ पाओगे इसको। ठीक है, तो अभी और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? मैं ग्रुप में आप हो ना, तो मैं उसमें डिटेल डाल दूंगी, जिसको भी ज्वाइन करना होगा वो वहां पे पेमेंट कर सकता है। एक साथ पेमेंट करेंगे तो 20,000 है, अगर 10,000 करते हैं तो 14 डेज के बाद आप 11,000 पे करेंगे। ठीक है, और 50 क्लासेस होंगे इसकी, और 1 घंटे की क्लास होगी। वीक में 3 दिन होगी, क्योंकि अगर मैं डेली क्लासेस लेके कराऊंगी उतना फास्ट अगर होगा तो उतना आप याद ही नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। तो 3 दिन लेके चलो आप। ठीक है। इसमें और किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर करवाते हैं मैम, कैसे? नहीं, मैं देखो क्लास तो जूम पे होगी। सॉफ्टवेयर मेरे पास है प्राशरी का। अब जैसे ये मैंने कुंडली लगाई हुई थी, तो उस पे भी समझाना ही है, हमने तो टेक्निक ही समझनी है। पहले तो थ्योरी होगी ना, थ्योरी तो हम बोल के ही समझानी पड़ेगी, आपको नोट्स बनाने होंगे, एट्रीब्यूट्स में लिखवाऊंगी, आप लिखोगे वो। ठीक है, उसके बाद फिर जब हम थ्योरी कर लेंगे पूरी, उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं बताऊंगी कि कैसे प्रिडिक्शंस करनी है, टेक्निक्स कैसे यूज होंगी, तरीका क्या है प्रिडिक्शन करने का। देन फिर रेमेडी पार्ट भी आएगा इसमें, कि हमने रेमेडी बनानी कैसे है, रेमेडी बनाना भी सिखाऊंगी कि रेमेडीज कैसे बनानी है और करना कैसे है। मैम जैसे आपने केपी भी की है, नाड़ी भी है ना, और लाल किताब भी आप कह रहे थे, जैसे हम्म। सारा है, तो जो रेमेडीज रहेंगे वो भी सभी के ऊपर बेस्ड रहेंगे या सिर्फ वैदिक? नहीं देखो, रेमेडी जो बेस होती है वो वैदिक के ही बेस होती है। अब जैसे लाल किताब की रेमेडीज, अगर मैं प्लेनेट के हिसाब से कहूँ तो कोई लॉजिक ही नहीं है, उनकी अजीब सी रेमेडीज है। क्योंकि हम्म। लाल किताब को इलम भी माना गया है एक, लेकिन उसकी कुछ रेमेडीज बहुत कारगर है, बहुत अच्छी रेमेडीज है। वो केस टू केस वेरी करेगा, उसमें चेंज नहीं होता। वैदिक रेमेडीज हम क्रिएट कर सकते हैं, कि मान लो जैसे कोई किसी चीज का दान करवाना है, वो हम प्लेनेट की कुंडली में पोजीशन देख के कहेंगे कि हाँ दान करना है भी कि नहीं, कि मंत्र जाप से ही होगा। वो कुंडली टू कुंडली वेरी करेगा। ठीक है। फिर मान लो कि रेमेडीज में एक तो हम ये चीज पढ़ेंगे
कि रेमेडीज बनानी कैसे है। देन उसके बाद हम लोग जैसे प्रेडिक्शन करनी है कि हमने मान लो कि आपके पास चार्ट आता है कि करियर कौन सा सूट मतलब करेगा, या हमें स्ट्रीम कौन सी यूज करनी चाहिए, है ना, पढ़ाई में, या हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है तो हेल्थ के लिए आपकी कुंडली में कौन से प्लैनेट्स वो कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम चार्ट पढ़ना सीखेंगे, उससे रिलेटेड रेमेडीज बनानी कैसे बनानी है वो सीखेंगे। क्योंकि बिना रेमेडीज के तो फायदा नहीं ना कोई। रेमेडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगी कि हम क्या क्या कवर करेंगे। लेकिन जो मैंने कोर्स डिजाइन किया है इसमें मैंने नाड़ी के कुछ टूल्स भी डाले हैं, इसमें मैंने केपी के टूल्स भी डाले हैं। इसमें लाल किताब की तो बिल्कुल अलग चीज आ जाती है, लेकिन उसके जो इम्पोर्टेंट कुछ कुछ चीजें हैं वो मैं जरूर बताऊंगी कि इसको ऐसे करने से, ये रेमेडी करने से यहाँ यहाँ पे आराम आ सकता है आपको। लेकिन इसमें नाड़ी और केपी को मैंने जरूर ऐड किया है, क्योंकि हमें देखो एस्ट्रोलॉजी करनी है हमने प्रेडिक्शन के लिए, अपने फायदे के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं। तो हमें मेन पता होना चाहिए कि हमें फायदा कैसे मिलेगा। अब जैसे केपी है, केपी पूरी नक्षत्र बेस है, वो नक्षत्रों को देखती है। इवन केपी के अगर मैं बारे में बताऊं तो कुछ अगर डिग्री का भी फर्क हो गया, मतलब 30 डिग्री होती है पावर, 29 डिग्री पे अगर कोई प्लेनेट किसी का जन्म हुआ है तो वो अगले घर का भी रिजल्ट देगा, पिछले घर का भी देगा। केपी में वो लगन चार्ट बदल जाएगा, तो उसको भी हमने पढ़ना है। ये वैदिक में भी वैसे बताया गया है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो एग्जैक्ट क्या देगा वो केपी बता देती है। अभी तो हमने सिर्फ राशियों को पढ़ा है, नक्षत्रों को जब हम पढ़ेंगे तो वो अलग लेवल की प्रेडिक्शन आएगी आपको। जैसे मेरे पास कई चार्ट्स आते हैं तो मुझे दिख रहा है जॉब मिल जाएगी, तो सामने वाला कहता है जॉब मिली नहीं, फिर मैं नक्षत्र को देखूंगी कि नक्षत्र का, अरे वहां पे केतु बैठा है तो ये प्रॉब्लम आ रही है, तो नहीं मिल रही जॉब। तो इस तरीके से नाड़ी, अब नाड़ी है, नाड़ी में गुरु और शनि देखा जाता है, उसकी प्लेसमेंट देखी जाती है, उसमें कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, कंजंक्शन देखी जाती है। जी ठीक है साहिल जी, ठीक है, कंजंक्शंस देखे जाते हैं। तो वो उस कंजंक्शंस को आपने याद करना है, मैं बता दूंगी, आपने बस याद करना है। आप आंख बंद करके प्रिडिक्शन कर दोगे कि हाँ, कि ये इसका रिजल्ट ऐसे है। तभी मैंने इसको मिक्स करके डिजाइन किया। पर पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करनी है, सीखना आपको है। वो आपके ऊपर है। आपका कोर्स कितने कितने टाइम बाद रिपीट होता है? मैं करती रहती हूँ, हर मंथ ही होता है, हर मंथ ही हम्म। होता है, हर क्योंकि मंथ। जैसे हम लोग अभी दूसरे कोर्स में भी है ना, और उसमें भी प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिल रहा जितना वो अब करवा रहे स्पिरिचुअल की ये वजह हर से, तो महीने और ज्यादा। लाती हूँ मैं कोर्स, हम्म। देखो ये हर महीने ही आएगा। ठीक है, ठीक है। हम्म, है ना, हर महीने आएगा, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे, है ना। ठीक है, ठीक तो है। लेकिन अगर सीखना चाहते हो तो मेहनत बहुत है, लेकिन तभी लगा। जी हाँ, क्योंकि मेहनत है, पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कोशिश बहुत करती हूँ, ये देखो, मतलब मैं नोट्स मेरे को लिख के करने की आदत है, तो मैं माय ये सब गॉड, लिखती रहती हूँ, वेरी करती गुड। रहती हूँ कोशिश, पर मेरे को प्रॉब्लम आता है, मैं भूल जाती हूँ, मेमोरी का हाँ बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ, तो चीजें भूल जाती हूँ। नहीं नहीं, ये देखो एस्ट्रोलॉजी में मैंने एक चीज बोली है ना, एट्रीब्यूट्स सब चीजों के, देन फिर टेक्निक है। टेक्निक में मैं प्रैक्टिस ही इतनी करवा दूंगी कि आप, आपके दिमाग में ही फिट बैठ जाएगी कि करना कैसे। टेक्निक्स आपको यूज करनी आ गई, आप खुद ही, वो कहते हैं ना, बस एक बार फर्स्ट गियर ही तंग करता है, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा तो अपने आप ही पड़ जाता है ना। सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ कि वो आपको प्रदीप सर ने एक बार कहा था कि अगर चंद्र और राहु एक ही घर में आ जाए हम्म, तो वो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं उसको, ये सही है? कहीं हद तक होते हैं, अगेन उसमें हम देखेंगे डिग्री, ठीक। क्योंकि ये ग्रहण योग बनाता है। ओवर थिंकिंग, सोच, हाँ होते हैं काफी हद तक, लेकिन हम डिग्री देखेंगे। फिर अगेन हम देखेंगे, अगर मान लो उनको ऊपर जुपिटर देख रहा है तो बचा रहा है, सेव कर रहा है, लगन का लॉर्ड देख रहा है, हम्म। ठीक है। तो इस तरीके से
क्योंकि बेटे की जैश की कुंडली में चंद्र राहु एक साथ ही है तो मैं अच्छा। डर गई उस हाँ। दिन पे नहीं कि नहीं, इतना वहम करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको मैं हैरान करूं तो मेरे खुद के भी है। फिर तो ठीक है, क्योंकि उसको भी देख पीएचडी लो, करके डॉक्टर ही मेरे बनना खुद के भी है। है। तभी मैंने कहा ना कि नहीं, हम लोग एक चीज को देख के प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम्म, मतलब हमें ये नहीं है कि दोनों, तभी मैंने कहा ना, जैसे नाड़ी में दो प्लैनेट्स के कंजंक्शन को देख के प्रिडिक्शन करते हैं, वो हमें पता लग गया कि प्रीति की नेचर ऐसी होगी, प्रीति धार्मिक होगी, जुपिटर केतु साथ में है तो धार्मिक होगी, है ना। ये चीज हमने समझ ली, लेकिन हाँ, वो जुपिटर केतु और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। ये नाड़ी मतलब आप ये वाली नाड़ी की बात नहीं कर रहे हो? नहीं, वो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी दूसरी होती, भृगु नंदी नाड़ी, इसका पूरा नाम है भृगु नंदी नाड़ी। ओके। ये भृगु ज्योतिष ने इवेंट की थी। उसमें ऐसे ऐसे सूत्र हैं जिसमें सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि कुछ घर मत देखो, कोई एट्रीब्यूट मत देखो, इन दोनों प्लेनेट को याद करके उन्होंने एट्रीब्यूट बना के छोड़ दिए, बस इसको याद कर लो, वो बंदे की नेचर ऐसी होगी। दो प्लेनेट, जैसे आपने चंद्र और राहु बोला, तो 99% सब लोग कहते हैं उसको साइकोलॉजी इशू रहते हैं, इसको एंजाइटी कह लो, डिप्रेशन कह लो, कुछ भी कह लो, तो ऐसे हैं। हम्म लेकिन नाड़ी में और भी बहुत कुछ है कि हाँ भी सिर्फ ये दो ग्रहों की युति सिर्फ एक चीज पे नहीं करती कि हाँ साइकोलॉजी इशू रहेंगे ही रहेंगे, नो, ऐसा नहीं हम्म होगा। तो हम एक चीज को ऐसे देख के नहीं बोल सकते, हम्म। है ना। और जैसे आप, कहते हैं राहु लगन में पैदा हुए तो हेडेक रहेगा, ये भी सही है कि नहीं? मैंने वही बताया ना, मत बना हुआ है, मेरा लगन में ही है राहु। अच्छा, वो मेरा है मेरा है। और मुझे माइग्रेन रहता है, तभी मेरे को और किसी मेरे ने को बोला कि टचवुड इस अभी वजह तक तो से है। कुछ ऐसा नहीं है, सिर दर्द तो कभी भी नहीं रहा मेरा, कभी भी नहीं रहा। मेरा कभी हो तो, माइग्रेन हाँ। बहुत, मुझे बहुत रहता है माइग्रेन। देखो, मैं वही कहूंगी अगेन, होती हैं कई चीजें, ऐसे नहीं है कि राहु ओवर थिंकिंग देता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम, मैं क्या कहा ना कि राहु क्या है, ओवर थिंकिंग भी है, सिर दर्द भी है माइग्रेन भी है राहु। लेकिन आपका राहु देखो, आपको माइग्रेन दे रहा है, मुझे कुछ दे ही नहीं रहा। मुझे शुरू में ओवर थिंकिंग दी, लेकिन एम्बिशियस भी बनाता है, भूख है, ग्रीडी बनाता है राहु। तो बहुत कुछ है। अब हर पर्सन की कुंडली में कहीं पे भी एक प्लैनेट ट्रिगर कर सकता है, जैसे आपके माइग्रेन ट्रिगर कर गया, या हम्म तो मुझे इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरा डिग्री वाइज वीक है, कुछ भी नहीं दिया। आपके बेटे का राहु मून है साथ में, तो ओवर थिंकिंग दे दी, इमोशनल बना दिया उसको, एंजाइटी दे दी हम्म। उसको, फिर उसको माइग्रेन क्यों नहीं हुआ, है ना। तो उसकी लगन में नहीं है ना। युति तो है, कंजंक्शन तो है। हम्म। तो हम लोग सिर्फ एक चीज देख के प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, हम्म है ना। मतलब बहुत कुछ है वही। मैंने कहा ना, मान लो अगर जॉब नहीं मिल रही है, जैसे एग्जांपल दिया आपको, तो मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए थी, तो वो पर्सन परेशान था। फिर मैं डीप गई, उस हाउस के नक्षत्र को भी देखा, प्लेनेट के नक्षत्र को भी देखा, फिर जाके पता चला कि क्यों नहीं मिल रही। हम्म। इतनी डीप है, पर अगर जब करते हैं तो बड़ा मजा आता है। मैं तो जॉब होते हुए भी वापस ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, विदाउट पे ही चली जा रही हूँ लगातार अक्टूबर से। अब हम्म मन ही नहीं कर रहा है कि बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है वहां पे आईटी में। मन हम्म। नहीं कर रहा है, बट ये दूसरी चीज आ गई, सिंगल पेरेंट, हम्म कमाना तो जरूरी है ना। बच्चे का हम्म कॉलेज अब अगले साल उसने, मतलब इसी साल कॉलेज ही जाना है अब उसने। तो मुझे हम्म। समझ में भी नहीं आ रहा है, एकदम से ऐसा हो रहा है कि मैं सिर्फ खर्च कर रही हूँ। और मेडिकल पे तो मैं बता ही नहीं सकती, पानी की तरह खर्च हो रहा है जी आज के अभी जो उसका हम्म चल रहा है। डेली फिजियो हो रही है, डेली पैसे लग रहे हैं, 1000 रुपया मेरा पर डे जा रहा है ना। ट्रैवल ट्रैवल भी करके जा रही हूँ ना, कैब में आना जाना, और प्लस डॉक्टर को देना है 580, हम्म तो पर डे हम्म उनका भी चल रहा है, चार्ज चल रहा हम्म। है ना। तो 400-500 के करीब मेरा डेली का कैब का जा रहा है, तो मतलब ऑन एन एवरेज मेरा इतना है। तो
कहाँ से पूरा होगा मुझे खुद नहीं पता है कि मैं कहाँ से आ कहीं से नहीं रहा, मेरा जा बहुत स्पीड से रहा है। एक ही आएगा। हॉस्पिटल में उसके 5 दिन हम्म। में 93,000 लगे हैं जी आज के, एक हॉस्पिटल में। दूसरे पीजीआई में गई हूँ, सब बोलते हैं कि है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, शायद नहीं। वहां मेरे हम्म। 20-20 हजार के टेस्ट हुए, बाहर गए हैं सारे बैंगलोर टेस्ट होने के लिए, उसके ब्लड सैंपल्स तो 10,000 20,000 ऐसे लग रहे थे मेरे पीजीआई में भी। हम्म। हम्म। तो हम्म। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, अर्निंग हो नहीं रही है, खर्चा मेरा सब तरफ से और ऐसा जा रहा है कि पानी की तरह नल का ही खुल गया है। हम्म। और आगे समझ में भी नहीं आ रहा, और मन मेरा एक अभी भी मतलब ज्वाइन करने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसी की वजह से मैं बहुत बीमार भी हूँ। हम्म। और हम्म। इनह्यूमन बिहेवियर देखा मैंने अब कंपनी का, तो मन हम्म। नहीं है। 1 घंटा मेरे को पूरे दिन में, 24 घंटे में 1 घंटा नहीं दे रहे वो मेरे को अपनी हेल्थ के लिए, वॉक करने के लिए भी कह रहे या तो अवेलेबल रहो या छुट्टी ले लो, या तो तो फुल्ली फिर अवेलेबल रहो। सुबह से गैस्ट्रिक। रात तक जॉब कर रही थी मैं। ओहो, ऐसी कौन सी जॉब है? नहीं तो जॉब के तो टाइमिंग्स होते हैं अगर आप आईटी में है तो। नहीं नहीं, मैं टीसीएस में हूँ मैम, मैं खुल के बोल सकती हूँ इस बात को कि बहुत इनह्यूमन बिहेवियर हुआ है। मैं सिर्फ बोला था, मेरा ग्रेड 3 पहुंच गया था, फैटी हम्म। लिवर ग्रेड 3 सराउसिस से मतलब 49 नंबर्स नीचे रह गई थी मैं, 351 आ गया था। हम्म। 400 के ऊपर आपका मतलब सराउसिस शुरू हो जाता हम्म। हम्म। है ना। मेरा पेट अभी तक इतना ही फूला हुआ है, स्वेलिंग है अंदर अभी भी, है ना, हम्म। इंटेस्टाइन में पूरी स्वेलिंग आ गई थी। कॉन्टिन्यूअस बैठ रहे हैं, खाना खाने का टाइम नहीं है, स्ट्रेस मेंटल लेवल हर वक्त स्ट्रेस में रह हम्म। रहे हैं हम लोग। बस हम्म। अभी बस ऑपरेशन थिएटर ही था हमारे लिए। अभी कोई मर ही जाएगा अगर हमने 5 मिनट में ये ना करके दिया, ऐसा हमेशा ही प्रेशर रहा, स्ट्रेन, बहुत ज्यादा स्ट्रेन था मेंटली भी और हम्म। फिजिकली भी। हम्म। जब ये प्रॉब्लम आ गई कि अब तो बैठा ही नहीं जा रहा, दर्द इतनी हो रही है मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ, हम्म। और डॉक्टर के दिखा के आ रही हूँ, पता लग रहा है कि ग्रेड 3 है, बहुत बुरा हाल है, तब भी आके मीटिंग अटेंड कर रही हूँ वापस आके। उसके हम्म। बाद शाम को बॉस को बता रही हूँ कि मेरे को बस 1 घंटा इवनिंग में वॉक का टाइम दे दो डेली, ताकि मेरा थोड़ा मूवमेंट हो जाए और शायद उससे बेटर हो जाए। वो कहते हम्म। या तो पूरा अवेलेबल रहो या पूरी छुट्टी ले लो। तब से हम्म। आज तक मैंने दोबारा ज्वाइन बैक ही नहीं किया, मैं छुट्टी पे ही चलती रही हूँ। मैं पिछले मई से छुट्टी पर हूँ, पहले पेड थी और अक्टूबर से मैं अनपेड पे आ गई हूँ। ओके। तो अब, और अभी भी मेरा कोई ये तो मन नहीं बड़ा करता है टफ कि है, मतलब ऐसी अगर लाइफ में दोबारा जाए। इतनी टाइमिंग तो वैसे ही नहीं होती। नहीं नहीं, हमारे पूरा दिन है, पूरा दिन बुरा हाल है। तो ओहो। अब मतलब अब मेरा लीवर बिल्कुल ठीक हो गया है, मेरा हम्म। मतलब सारा ग्रेड सब खत्म हो गए, हम्म। सारा ठीक हो गया है, बट अभी वो स्वेलिंग है, मतलब इंटरनली तो ठीक हुआ है, अभी हम्म। एक्सटर्नली स्वेलिंग है मेरे। और वेट हम्म। गेन किया हुआ है, और वो मेरे को डॉक्टर ने बोला कि या तो घटाओ, नहीं तो फिर इंजेक्शंस लगेंगे, क्योंकि अदरवाइज दोबारा हो सकता है। हम्म। वो मेरा मतलब अभी पेन एरिया चल रहा है। मतलब मुझे ओके। ये भी नहीं समझ आ रहा, मतलब आगे में अर्निंग कहाँ से आएगी, कुछ नहीं पता चल रहा है, वो क्या तो करूंगी भगवान ने क्या ना नहीं। सबका सोचा हुआ है प्रीति जी। ये चीज, हाँ, देखो चींटी तक का भी उन्होंने इंतजाम किया हुआ है, हम तो फिर बहुत कुछ है। तो हम्म परेशान मत हो आप। होगा हल, तो होगा, हल है। अगर प्रॉब्लम है ना, हल पहले है, प्रॉब्लम बाद में है। इतना मैं हम्म। गारंटी देती हूँ, हल पहले है। पर ठीक है। अगर आपने अभी तक मुझे कभी मतलब दूसरी क्लासेस में भी सुना होगा मैम, मैंने कभी अपना कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया है। नहीं किया। मतलब अपना नहीं बोलती हूँ मैं कि हाँ। मेरे को ये हो जाए, मेरा ये हो हम्म। जाए। मतलब मुझे हमेशा ये लगा रहता है मेरी फैमिली में इनका ठीक हो जाए, ब्रदर का हो जाए, भतीजे का हो जाए, बेटे जी का हो जी। जाए। मतलब हाँ। मेरे लिए मतलब यही रहता है कि ये सब ठीक हो जाए, बस मेरा लाइफ का अगर ये सब ठीक हो गए ना, पर्पस सॉल्व है। होगा, धीरे धीरे होगा। होगा धीरे धीरे। कोई बात नहीं, काम करेंगे, अपने ऊपर भी करेंगे काम। जी। यस चलिए ठीक है प्रीति जी, मिलते हैं, है ना? ठीक है, यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, ठीक है, थैंक्स थैंक अ यू जी, लॉट। थैंक यू।